आप जिन भी हालात का शिकार हों खुद भी इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को भी तालीम के जेवर से आरास्ता करें। वी डोंट प्रेशराइज द चाइल्ड कि आपने पढ़ना। हमारा सिस्टम रिसेप्टिव नहीं है चेंज के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में आप जाएंगे ना तो स्टेरॉइड के बगैर नहीं हो सकती। हमारे एजुकेशन में बहुत बड़ी माफियाज हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैर और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ में ही एक बहुत ही अच्छी बात, और वो भी हदीस मुबारका के तलब करना इल्म का हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और एक जगह ये भी फरमाया गया कि जो शख्स इल्म की तलब में निकला वो गोया अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है, जहाँ तक कि वो अपने वतन वापस लौटे। बिल्कुल, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी कि तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसी मुनासिबत से हमने आपके साथ कोट ऑफ द डे शेयर भी किया है। आप जिन भी हालात का शिकार हों खुद भी इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को भी तालीम के जेवर से आरास्ता करें, क्योंकि तालीम के बगैर मुआशरे की तरक्की नामुमकिन है। इसी पर आज हम मज़ीद भी बात करेंगे कितना ज़रूरी है ये इल्म हासिल करना। और वो तबका जो कि आज भी ये ख्याल रखता है कि बच्चियों को ना ही तालीम दिलवाई जाए, इन्होंने तो घर के खाने पकाने, रोटियाँ पकानी है, उनको एजुकेट करने की। लड़कों का भी आप देख लें ना, अब जो फिगर सामने आ रहे हैं कि 2.5 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी वो बुनियादी जो स्कूल की प्राइमरी तालीम है वो भी नहीं हासिल कर पा रहे। बाकी जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है कि ग्रेजुएशन बुनियादी तौर पर तालीम याफ्ता कहलाते हैं, वो तो बहुत दूर की बिल्कुल। बात है। दरअसल इस सोच पर बहुत काम करना पड़ेगा। इस सोच को तब्दील करने के लिए जो लोग ये सोच रखते हैं, तो इस पर आज हम तफसीली बात करेंगे। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। मुल्क में इंतखाबी दंगल सजने में 2 हफ्ते बाकी, वफाकी काबीना ने फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। 12 फरवरी तक पाबंदियां आयद होंगी। कैंसर से मुतासरा बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का मिशन फरियाल कामरान गामजन। कराची के इंडस अस्पताल में कैंसर से मुतासरा बच्चों का स्कूल चलाने वाली बाहिम्मत लड़की से आज आपकी मुलाकात होगी। तालीम तब्दीली की जामिन है, लेकिन पाकिस्तान आज भी 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। क्या इस मसले का कोई हल है? तालीम के आलमी दिन पर जानने की कोशिश करेंगे। और जो कोई ना कर पाया अरसलान ऐश ने कर दिखाया। टेकन वर्ल्ड टूर 2023 जीत कर गेमिंग की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। फ़ख्रे पाकिस्तान आज होंगे हमारे मेहमान। ये तमाम मुदस्सिर वो बच्चे जिनके घर वाले बहुत तंग थे, बहुत गेम्स खेलता है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आज जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन है, लोग उनको पाकिस्तान का हीरो कह रहे हैं। अदरवाइज़ जब गेम खेली जाती थी तो हमें तो मार पड़ रही होती थी, झाड़ें पड़ रही होती थी कि किस कामों में आप पढ़े हैं। तो आज ये देख लीजिए कि वही टेकन खेलने वाले और बाकी जो गेम्स खेलने वाले वो पूरी दुनिया में टूर कर रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियन बन रहे हैं। तो बहरहाल हर चीज़ के मुस्बत और मनफी पहलू दोनों वो नज़र आ रहे हैं। और अब हम सोशल ट्रेंड्स की जानिब पढ़ेंगे। तो बाबर आजम इस वक्त ट्रेंड कर रहा है जी। बाबर आजम सोशल मीडिया पर ट्रेंड में शामिल हैं। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के पहले मैच में बाबर आजम ने बैटिंग की और बैटिंग क्रीज पर जैसे ही आमद हुई, ढाका स्टेडियम में बाबर बाबर की सदाओं से गूंज उठा। पाकिस्तानी क्रिकेटर के फैंस ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। उन्होंने बीपीएल में अपने पहले मैच में निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की और टीम की हार को जीत में बदल दिया। टॉप ट्रेंड में खातून फैंस साबिक कप्तान बाबर आजम का ऑटोग्राफ लेकर खुशी से फूले न समाई, जबकि दीगर सारफीन की जानिब से किंग बाबर से अपनी मोहब्बतों का इजहार करते नजर आए हैं। टॉप ट्रेंड में अब तक 35,000 से ज़ायद सारफीन अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें मुस्कुराहट से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर एक्साइटेड है ये खातून बाबर का ऑटोग्राफ लेने के बाद। और ये स्टेडियम में बाबर की सदाएं जो है ना, इससे बाबर भी, मेरा ख्याल है कि वो भी खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे कि उनको इतना पसंद किया जा रहा है, लोग उन पर अपनी मोहब्बत जो है वो निछावर कर रहे हैं।
और बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत फीलिंग होती है। आपको ये फील होता है कि यार मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ जिसका मैंने ख्वाब देखा था वो मैं कर गया हूँ, तभी लोग इस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल। और बाबर का बेसिकली तो बांग्लादेश में और इंडिया में दोनों जगह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जैसे हमारे यहाँ शकीब को बहुत पसंद किया जाता है, वैसे ही इंडिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को और इंडियंस खिलाड़ियों को यहाँ पसंद किया जाता है। तो विराट कोहली के यहाँ बहुत फैंस हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ फ़ैन फॉलोइंग है, तो ये वजह है। और बाबर को बड़ा स्टाइलिश प्लेयर बड़े बड़े लोग कहते हैं, कपिल देव कहते हैं, विराट कोहली उनके बारे में बात करते हैं, तो इसी वजह से बाबर की फ़ैन फॉलोइंग बहरहाल वहाँ खासी नज़र आती है। और बाबर की परफॉर्मेंस भी हमने न्यूजीलैंड में देखी, बड़ी शानदार थी, और यहाँ वो एक बड़े बदले हुए इस लीग में पहले ही मैच में नज़र आए हैं। बिल्कुल। चलें जी, मज़ीद दुआएं हमारी बाबर के लिए, ऐसे ही तरक्की करते रहे, लोग उनको पसंद करते रहे। अब हमने बात करनी है आम इंतखाबात की, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जबकि निगरान वफाकी काबीना ने इलेक्शन पर ड्यूटी देने के लिए फ़ौज की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। तो इलेक्शन में अब 2 हफ्ते ही मुदस्सिर बाकी रह गए हैं। बिल्कुल। और अब नवाज़ लीग और JUIFA भी जल्द से शेड्यूल कर रही है। नवाज़ लीग रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम से इस हवाले से हमारी बात भी होगी। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो मैं क़य्यूम साहब आपसे यही जानना चाहूँगी कि नवाज़ लीग की तैयारियाँ कैसी हैं। आज भी मियाँ साहब ननकाना में जलसे से खिताब करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले नवाज़ लीग की इंतखाबी सरगर्मियाँ काफ़ी हमें कुछ लिमिटेड नज़र आई हैं, वैसे नहीं नज़र आई जैसी होनी चाहिए। देखें, पॉइंट ये है कि एक प्रोसेस चलता है ना इलेक्शन का, इनका कोर्टों में केसेस जाते रहे, फिर फैसला हुआ, फिर ये 8 फरवरी की डेट आई, फिर इसके बाद फिर एक बंदे का इंटरव्यू किया पार्टीज़ ने, और वो करने के बाद फिर ये शेड्यूल जब अनाउंस हो गया तो फिर उन्होंने नॉमिनेशन लोगों की दी, और उसके बाद फिर अभी शुरू हो गया। आप देखें एक दिन में कई जलसे हो रहे हैं और आलीशान जलसे हो रहे हैं, तो ये टाइम कम है और ये अच्छी बात है। कोई बहुत ज़्यादा टाइम हो तो बहुत ज़्यादा लोगों की उसके अंदर फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी अपने तौर पे मुहिम हर पार्टी अपनी एफर्ट कर रही है, हर रोज़ हम देख रहे हैं, तो इसमें कोई डिले में कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, अच्छी बात है। अभी हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा 27 को फुल, और उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, और इंशाल्लाह ये प्रोसेस अच्छी बात है जमहूरियत के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, सेनेटर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि बिलावल जरदारी आपकी क़यादत पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, उनका इल्ज़ाम है कि मुल्क में एक बार फिर सिलेक्शन हो रही है, क्या वाकई ऐसा है? ये बिलावल साहब का ये व्यू पॉइंट बड़ा अफसोसनाक है। उनका ये राइट तो है कि वो अपनी पार्टी के लिए अपने मंशूर के मुताबिक हर चीज़ को अनाउंस करें और आगे चलें। बिलावल साहब का एक राइट तो बनता है कि वो अपनी एफर्ट करें, पार्टी को प्रोजेक्ट करें, अपने मैनिफेस्टो को सामने लेके आएँ, लेकिन अभी लोग जो है ना वो बड़े वाइज हैं, दे वुड लाइक टू सी कि आपकी कारकर्दगी क्या है। वो बारहा कहते हैं कि मियाँ साहब का 3 चांस हो गए हैं, चौथा आ गया तो क्या कर लेंगे। पॉइंट यह है कि इनके अपने 3 चांस अंदर सिंध के अंदर हुए हैं, तो वो अभी 1 चांस में लेके तो क्या करेंगे। तो पाकिस्तान ने पहले भी सफ़र किया, आपको ये पता है कि अगर गैर ना तजर्बाकार अनाड़ियों के हवाले मुल्क को हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हवाले कर दें विदाउट एनी ट्रेनिंग, और वो आके एक न्यूक्लियर पाकिस्तान को स्टेयर करेंगे। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम लीडरशिप, मेच्योर लीडरशिप को ऊपर आना चाहिए। और अभी आपने देखा कि मलेशिया में महातीर मोहम्मद 90s के अंदर था, तो फिर भी कौम ने उनको वो चुना। तो मेरे ख्याल में मैं यही चाहूँगा कि बिलावल साहब हैं या बाकी पार्टीज़ के लीडर्स हैं, वो इन इशू पे कंसंट्रेट करें कि अगर इस मुश्किल हालात में अगर हमें वोट मिलते हैं तो हम ये मुल्क के अंदर जो एक मुश्किल तरीन इकानमी का है, एनर्जी के शार्टेजेस और इसके अंदर थेफ्ट है, इन्फ्लेशन का मसला है, करेंसी की वैल्यू की उसको स्टेबलाइजेशन का, सिक्योरिटी और टेररिज्म के मसाइल हैं। इसी तरह फॉरेन अफेयर्स के अंदर बहुत कुछ आपने इनिशिएटिव फॉरेन पॉलिसी में लेने हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के आपको पता है कि उनके लीकेजेस हो रहे हैं, सर्कुलर डेट है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज हैं, फिर आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस का मसला है, आपका ये क्लाइमेट चेंज। आप देखें अभी बारिशें नहीं हो रही तो मंडी में जाएं तो प्याज 300 रुपए का किलो लगा हुआ है। ये गरीब लोगों के लिए बहुत, इसका IT को आगे लेके जाना है, एग्रीकल्चर रिसर्च है, माइनिंग है,
फिर ये पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है। आप ये देखें कि 2015 में हमारी आबादी 21 करोड़ थी, अभी 2024 में यानी आपके ये 9 ईयर्स के बाद ये अभी आपकी 24 करोड़ है, तो 3 करोड़ जो है वो बढ़ गई है। दैट मीन्स हर 3 साल के बाद 1 करोड़ बढ़ती गई है। दैट मीन्स कि हर साल में तकरीबन 30 लाख लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसको कैसे कंट्रोल करना है? बिल्कुल, ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको हमें जाहिर है इसका हल निकालना है, फेस करना है। करीम साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है और पंजाब में कोई दहशतगर्दी का खदशा भी बताया गया है और दफ़ा 144 भी नाफिज हो गई है। ये आप समझते हैं कि हालात साजगार रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हमारी पार्टी के पास टीम है, वो पता होगा जिसको के अंदर उनका कॉन्फिडेंस। देखिए, हालात तो हमेशा थ्रेट्स तो रहती हैं, कंट्री लाइक पाकिस्तान, दहशतगर्दी की भी थ्रेट्स हैं, ये सच्ची बात है। और चूंकि बॉर्डर्स पोरस हैं, आल्दो हमने फेंसिंग की है, बट अफगानिस्तान में जो हुकूमत आई उसका कंट्रोल नहीं है, तो सिचुएशन तो उस तरह मौजूद नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में कि ऑल दी मोर रीज़न के इलेक्शन हो और एक परमानेंट हुकूमत आए और वो इन ख़तरात का मुकाबला करे। ये अबूरी हुकूमत के बस की बात नहीं होती। जितने ज़्यादा ख़तरात हैं, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उतनी ज़्यादा मजबूत रीज़न है कि इलेक्शन जल्दी हो। अगर आप डिले करेंगे तो ये अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी जो कि मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपके तादी फजलुर रहमान साहब को अब भी खदशा है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात साजगार नहीं, बल्कि उन्हें तो इंतखाबी मुहिम का वो कह रहे हैं कि मौका भी नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनका ज़्यादातर जो असर रसूख है वो केपी में है और बलूचिस्तान के अंदर है ज़्यादा, और ये वो दोनों सूबे हैं जो ट्रबल्ड सूबे हैं, और इन्हीं के अंदर वो माउंटेन्स का सिलसिला है जहाँ ज़्यादा वेदर भी बड़ा सख्त रहता है। तो इसलिए उनकी अपनी जगह कंसर्न जेन्युइन है और वो ये कहते हैं कि ये ख़तरात हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि नहीं जी इन ख़तरात की वजह से आप इलेक्शन को फ़ौरन पोस्टपोन कर दें। वो कहते हैं इलेक्शन मुल्क के मफाद में है, सियासी अमल जारी रहना चाहिए, डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के हक़ में है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये ख़तरात ज़रूर हैं और इससे इम्पैक्ट होगा। अभी देखें ना, अगर सख्त सर्दी के मौसम में वोटिंग में इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, और कहीं अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म का कोई टेररिज्म का वाक़या हो जाता है, उसका भी इम्पैक्ट होगा। तो वो अपने लिहाज से एक हकीकत को बयान करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्शन को, हमारी मुस्लिम लीग नून का तो जो मौक़िफ़ है वो यही है कि इलेक्शन वक्त पे 8 फरवरी को होने चाहिए और जो भी जीते उसको हुकूमत बनानी चाहिए और मुल्क के मसाइल को हल करना चाहिए। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा आखिर में उठाते हुए मैं हालिया वाक़यात पर कुछ बात करना चाहूँगी। पाक ईरान ताल्लुकात का जो सॉफ्ट कॉर्नर है इस खित्ते के अमन के लिए कितना ज़रूरी है? क्या पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में सर्द महरी का शिकार है? देखें, बड़ा ज़रूरी है। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। मैं ख़ुद जब सेनेट में था तो मैं ईरान पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का चेयरमैन था और मैं ईरान गया भी, और एज ए POF का चेयरमैन भी हमारा डिफेंस के उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं जब स्टील मिल का चेयरमैन था तो उस वक्त भी हम उनसे आयरन ओर वगैरह लेने के लिए गए और उनके साथ बड़े अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो कुछ हुआ है ये अनफॉर्चुनेट है और इसका ज़रूर ईरान को सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि ये कैसे हुआ। मुझे तो ये शक पड़ता है कि शायद उनके नीचे लेवल पे ऊपर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके लेवल पे कुछ हुआ, फिर हुकूमत ने उसको कवर किया। जो बाद में भी मैंने तो उस दिन भी कहा था कि ये इंशाल्लाह को एस्केलेट नहीं होगा। पाकिस्तान मजबूर था कि ये अपने तौर पे एक्शन ले और उन्होंने भी जितना एक्शन लिया प्रोपोर्शनेट पाकिस्तान ने भी उसका अंदर 40-50 किलोमीटर अंदर वो भी जो पाकिस्तानी वहाँ नेस्ट थे, वो ट्रेनिंग सेंटर बने हुए थे, उन पे किया। तो मेरे ख्याल में आपस में अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की बात होगी, अच्छी बात है। हमारे ना सिर्फ ईरान से, अफगानिस्तान के साथ भी, खित्ते में सारे ममालिक के साथ, हम इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वहाँ मेन इरिटेंट कश्मीर का है और वो एट्रॉसिटीज़ हैं जो वो कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। और वो जो पाकिस्तान तो ये चाहता है कि हालात जो है वो बेहतरी की जानिब बढ़ें। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल क़य्यूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम कुछ सफ़र की बात करते हैं और सफ़र में सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन सफ़र है उसको हम हमेशा रेलवे का सफ़र कहते हैं। उसकी एक अपना मज़ा है और सफ़र में खाना पीना ना हो
ये तो फिर ना बड़ा मसला हो जाता है। होना चाहिए खाना और बेहतरीन वाला होना चाहिए। बेहतरीन वाला खाना होना चाहिए। और पाकिस्तान रेलवे के डाइनिंग कार की सर्विसेज जा रही हैं। डाइनिंग कार में एक वक्त में 45 मुसाफिर खाना खा सकती हैं। डाइनिंग कार सबसे पहले बहुद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में लगाई गई है और अब मज़ीद ट्रेनों में भी इस किस्म की डाइनिंग कार लगाई जा रही है। डाइनिंग कार कैसी है, सहरिश तो देख कर आई हैं, मैं ही बताऊंगी। हाँ, तो लेकिन अब सहरिश बताएंगी, वो हम देखते हैं जनाब डाइनिंग कार। जी, इस वक्त मैं कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बहाउद्दीन ज़करिया ट्रेन इस वक्त बिल्कुल मेरे साथ खड़ी है, आप देख सकते हैं। और SM जमील वालों की कोलैबोरेशन के साथ इस ट्रेन के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त सा बूफे सिस्टम डाइनिंग टेबल जिसको लॉन्च किया गया है, जिसमें 40 किस्म की डिशेस हैं, गर्मा गर्म नान, रोटियां, हर तरह की तवाज़ो आपके लिए मौजूद है। कितनी कॉस्टली है या फिर सस्ता मिल रहा है, किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है, क्या कुछ है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से आपको उसकी सैर भी करवाती हूँ। ये अभी मैं जनाब आ चुकी हूँ ट्रेन के अंदर और इस बोगी में ये सारा डाइनिंग हॉल जो कि बनाया गया है, बड़े ही खूबसूरत से एम्बियंस है। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर साहब मौजूद हैं जो कि सबको मैनेज कर रहे हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त एम्बियंस है, मुझे तो एक फ़ील आ रही है जैसे कहते हैं ना एक रॉयल सा एक थीम है, तो ये किस तरह ये मुमकिन हो पाया, कुछ बताएंगे? हमारे जो ओनर हैं जमील शाह साहब, उनका होटल भी है रॉयल सिविल्स, तो फिर रॉयल टच ही आना चाहिए था ना इसमें, उसको देखते हुए, क्योंकि वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा कि लाहौर में भी जो फूड स्ट्रीट वगैरह में इस किस्म के जो है फूड कोर्ट में और उसमें टचेस हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे ना शाहिद साहब आप बताइएगा कि ये माशाल्लाह इतना बड़ा ही आप लोगों का डाइनिंग हॉल जो कि आपने यहाँ पे बनाया है, कितने वेटर्स हैं, कितने खाने हैं, कितना कॉस्टली है, सारा कुछ बताइए। ये जो कोच प्रीमियर लॉन्च जो की गई है, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में एक अच्छी माहौल में, एक खूबसूरत एनवायरनमेंट में इंतहाई हाइजेनिक किस्म की फ़ूड जो है ना वो पैसेंजर्स को प्रोवाइड की जाए। तो उस सिलसिले में हमारे पास जो हमारा लाहौर से ही ट्रेन स्टाफ है, जिसको लाहौर बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, यहाँ पे फ़ूड में की वैरायटी में अगर आप देखें तो आपको बारबेक्यू है, आपको मलाई बोटी है, आपको चिकन की मुख्तलिफ जो है वो डिशेस मिलेंगी, आपको मटन में मिलेंगी, आपको बीफ कौरमा मिलेगा, आपको बीफ पुलाव मिलेगा, आपको जो है उसमें कोफ्ते मिलेंगे। मेरे पास ना मेन्यू कार्ड भी आ गया है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को भी बताऊँ कि इस मेन्यू कार्ड में क्या क्या अवेलेबल है। तो भाई इसमें सूप, पिज़्ज़ाज, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, बारबेक्यू, उसके बाद घर का खाना जिसमें ब्रेन मसाला है, चिकन हलीम है, आलू कीमा, करेले कीमा, दाल माश, शाही पालक, लाहौरी छोले, ये भी इसमें मौजूद है। डेजर्ट्स मौजूद हैं, फ्रूट ट्राइफल है, गुलाब जामुन है। वही मेरा ख्याल है कि अगर आप सफ़र में ना साथ में चाहते हैं ना कि ट्रीट हो जाए आपकी बेहतरीन सी, तो आपको लाजमी तौर पर इस ट्रेन में सफ़र करना चाहिए और इस स्पेशल ये जो एक डाइनिंग हॉल है इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो शायद साहब मुझे बताइएगा वेटर्स कितने हैं, किस तरह सर्व कर रहे होंगे? ट्रेन में तो अच्छी खासी तादाद में पैसेंजर्स होते हैं, तो इस हॉल में कितने लोग एक वक्त में बैठ सकते हैं? इस हॉल में 45 पीपल जो हैं यक वक्त खाना खा सकते हैं और 30 मिनट्स तक टाइमिंग है। और सर्विंग टाइम हमारा इंशाल्लाह जो है वो 5 से 10 मिनट्स के अंदर है कि जो चीज़ आप हमें देंगे, ऑर्डर करेंगे, वो 5 से 10 मिनट में सर्व हो जाएगी जो डाइनिंग हॉल के अंदर है। बाकी 8 वेटर्स कम से कम जो है वो इकोनॉमी के लिए हमने लगाए हुए हैं, जो इकोनॉमी में जाके जो है ना वहाँ से ऑर्डर पिक करके वहाँ पे डिलीवर करेंगे। ये खाना बन कैसे रहा है, सेफ्टी को कितना आप लोगों ने ख्याल रखा है? क्योंकि ज़ाहिर ट्रेन है और इसमें अगर गैस सिलेंडर्स मौजूद हैं जिन पर खाना बन रहा है तो बड़ा डेंजरस हो सकता है, किस तरह से बन रहा है? उसमें देखें कि जो हमारा स्टाफ है उसको हमने बाकायदा फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स दी हैं कि खुदा ना करे अगर फायर हैज़र्ड हो जाए तो आग को बुझाना कैसे है, उनको ये भी ट्रेनिंग दी है। दूसरा ये है कि स्टाफ जो है वो हर लिहाज से कम्पिटेंट है। स्टाफ फूड हैंडलिंग के बारे में उनके कोर्सेज़ किए हुए हैं कि फ़ूड हैंडलिंग उन्होंने कैसे करनी है, फ़ूड टेम्परेचर्स जो हैं वो कैसे मेंटेन करने हैं, और फूड जब प्रेपरेशन होनी है रेडी टू कुक के लिए उसको भी हाइजीनिक के लिए टेम्परेचर और उसको बैक्टीरिया फ्री और जो है ना उस माहौल में उसको तैयार किया जाता है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा जब से ये चल रहा है जो पैसेंजर्स हैं उनसे आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है, लोग कितना खुश हैं इस फैसिलिटी पे? जो लोग क्वालिटी और माहौल को पसंद करने वाले थे उनकी तो मैं आपको चेहरे के एक्सप्रेशंस बता ही नहीं सकता अभी, क्योंकि ट्रेन यहाँ से सिटी से निकलेगी, रास्ते में आपको पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्शन होगा तो आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी। अच्छा जी, माहौल यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है, पीछे एयर कंडीशन आपको नज़र आ रहा है, टेलीविज़न भी लगा हुआ है,
पंखे चल रहे हैं, बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है। आमतौर पर हम अक्सर परेशान होते हैं ना ट्रेन में, अगर इकॉनमी क्लास हो तो फिर तो और परेशानी होती है कि हर तरह के लोग होंगे, पता नहीं कैसा माहौल होगा। लेकिन ये फैसिलिटी ऐसी है कि आप बड़े सुकूनदेह माहौल में आराम से बैठ के अपना खाना खा सकते हैं, और खाना भी ऐसा कि भाई इतनी वैरायटी है। मैंने भी आपको मेन्यू कार्ड पढ़ के सुनाया है। तो जैसे जैसे पैसेंजर्स आएंगे मैं उनका फीडबैक भी लूँगी, उनकी भी सफ़र लंबा है। अभी अभी हम सिटी स्टेशन से निकले हैं, अभी आगे कैंट स्टेशन जाएंगे, फिर उससे आगे मुल्तान तक इस ट्रेन ने जाना है। तो शायद से आपको ख़ास मैसेज जो कि आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से। जो आपने माहौल की बात की उसमें मैं ऐड करता जाऊं कि इसके अंदर एक तो कोच के अंदर बिल्ट इन एसी हैं, जिसके लिए ये ऊपर वेंट्स है। ये अगर अब आपका कैमरामैन दिखाए, ये वेंट्स हैं। उसके बाद के खुदा ना करे इन केस के अगर ये फेल्योर हो जाता है तो हमने इसके लिए स्प्लिट एसी दोनों एंड्स पे लगवाए हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। और अभी हम इंशाल्लाह इससे आगे जाएंगे और आगे चल के फिर हम लोगों का फीडबैक भी लेंगे। अभी डाइनिंग हॉल में खातून आई हैं, उनसे चल के जानते हैं कि वो क्या ऑर्डर करने वाली है अपने बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा आप कहाँ जा रही हैं? मैं मुल्तान ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने पहले भी इस पर ट्रैवल किया है। अच्छा, तो क्या ऑर्डर करने वाली हैं आप? मैं यहाँ का चिकन फजीता पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाली हूँ। अच्छा, तो आपने मुझे बताया आपने पहले भी सफ़र किया है, तो कैसा खाना था? इनका बहुत अच्छा खाना है और बहुत मज़ेदार है। जल्दी सर्व कर देते हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक 15 मिनट्स में सर्व हो जाता है। अच्छा, 15 मिनट में सर्व हो जाता है। और टेस्ट कैसा है? इज़ वेरी नाइस, बहुत मज़ेदार। ऐसा लगता है हम किसी 5 स्टार होटल में बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं या एवरीथिंग कुछ भी खा रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। चलें जी, आप अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करें और पिज़्ज़ा इंजॉय करें। हम अब आगे चलते हैं। थैंक यू जी। ट्रेन जो है वो अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है, रवां दवा है और पैसेंजर्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ज्वाइन भी कर रहे हैं। और अभी मुझे इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं वो है स्टेशन मैनेजर साहब, और शहबाज जैदी साहब इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम सलाम। शहबाज साहब, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे ये एक्सपीरियंस लगा है, ये डाइनिंग हॉल। लोगों का फीडबैक आपको कैसा मिल रहा है? बहुत पॉजिटिव एक्सट्रीम लेवल का हमें जो फीडबैक आ रहा है और लोगों को चेंज पसंद आ रहा है। इतना ज़बरदस्त चेंज, इतना ज़बरदस्त किस्म का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है तो लोगों को ऑब्वियसली ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। इतने इकनॉमिकल एरिया पैसों के अंदर ये सारी चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, तो लोग ऑब्वियसली इसको लाइक कर रहे हैं। कब हम देखेंगे कि सभी ट्रेन्स में हमें ये डाइनिंग हॉल मिलेगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द। जैसे जैसे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान इम्प्रूव कर रहा है, रेल भी इम्प्रूव कर रही है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। आप स्टेशन मैनेजर हैं अभी, वैसे यहाँ माहौल क्या होता है? क्योंकि आधे घंटे का टाइम है, आधा घंटे के बाद फिर ज़ाहिर है दूसरी शिफ्ट को यहाँ मौका मिलता है डाइनिंग हॉल में आने का, तो क्या रश होता है बाहर? बिल्कुल लोग लाइक कर रहे हैं उसको, लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या नई चेंजेस आए, तो उसके लिए उस वजह से भी थोड़ा सा रश जो है वो बढ़ता जा रहा है इन चीज़ों में ना। रोज़ लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग इसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, तो ओबियसली लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, कॉस्टली है खाना यहाँ, फिर इतने ज़्यादा रेट्स नहीं हैं? देखिए, कंपेयर करें अगर एज़ पर स्टैंडर्ड तो कंपेयर करेंगे आप तो इकोनॉमिकल पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड तो देखें ना, आप कौन सा स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं 5 स्टार के लेवल पे, तो बड़ा इकोनॉमिकल है एज़ पर 5 स्टार स्टैंडर्ड ना। ज़बरदस्त जी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने अभी यहाँ पे खाना भी खाया है, खाना बहुत मज़े का था और गर्मा गर्म था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि खाना भी इंजॉय करें और सफ़र भी गुजर जाए तो आप लाजमी इस डाइनिंग हॉल को विज़िट कीजिएगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, वापस मिलते हैं स्टूडियोज़ में। तो पाकिस्तान रेलवे के प्रीमियम लाउंज में सैरिश आप तो खाना वाना खा के आ गई हैं और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बता रही हैं कि है। अब देख रहे हैं कि बाकी जितनी भी ट्रेन हैं वैसे ही डाइनिंग कार हो तो फिर मैंने तो ये बात की थी कि जितनी जल्दी हो सके सभी ट्रेन में ना ये डाइनिंग लाउंज होना चाहिए। खैर अल्लाह करे ऐसा हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुदस्सिर जो है ना वो बहुत बातें करते हैं जिनसे बातें हो रही हैं मैं उनका तारुफ भी आपसे करवाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे। ये जुमले और ये ख्वाहिश उन बच्चों की है जो इंडस अस्पताल के ज़ेरे असर चलने वाले एक स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं, पढ़ते हैं। ये बच्चे कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं, मगर इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह उन्हें ज़िंदगी मिलेगी, अपनी तालीम और सीखने के मराहिल तय कर रहे हैं, इस अमल को जारी रखे हुए हैं। इंडस अस्पताल अपनी निगरानी में सितारे नामी स्कूल को 2018 से रन कर रहा है, जो मूज़ी अमराज के सबब स्कूल जाने से कासिर और बीमार बच्चों को तालीम देता है। बिल्कुल, और ऐसे बीमार बच्चों को कोई भी प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं देता, इसलिए यहाँ इन बच्चों को तालीम दी जाती है। हमारे साथ
फरियाल कामरान मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो कि कप केक गर्ल के नाम से भी मशहूर है। जी जी जी। तो ये कैंसर जैसा मर्ज़ है, बच्चे बीमार हैं, स्कूल भी हॉस्पिटल में, ये कैसे, क्या ख्याल आया ये? एक्चुअली ये ऑलरेडी एक इनिशिएटिव इंडस का चल रहा था वहाँ पर, और मैं क्योंकि इंडस से 3 साल से वॉलंटियर कर रही थी, तो मैं उस स्कूल में आती जाती थी एज अ वॉलंटियर। आई यूज़ टू सी चिल्ड्रन कमिंग कि वो उस जगह पर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर अपनी कीमो लगवाते हैं, फिर ओपीडीज़ होती है और फिर वो घर चले जाते हैं। सो वन डे आई आस्क्ड देम कि भाई ये क्या यहाँ पर हो रहा है। दे टॉक्ड अबाउट कि ये इनिशिएटिव हमने 5 साल पहले लिया था एक डॉक्टर ने, डॉक्टर शामिल ने, और वो चाहते थे कि ये जो बच्चे हैं प्रोलॉन्ग्ड इलनेस पर हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको हम हॉस्पिटल में ही एजुकेशन की फैसिलिटी दे दें, सो दैट दे डोंट फील लेफ्ट आउट। यू नो, कई साल तक बच्चों की तालीम छूट जाती है। तो फिर उन्होंने उस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था ओरिजिनली, एंड उन्होंने अपने कोलैबोरेट किया शाह विलायत स्कूल के साथ, जिन्होंने उनको करिकुलम प्रोवाइड किया और प्रॉपर एजुकेशन बुक्स और सारी चीज़ें हुई। अब ये बच्चे जब तक उस इलनेस से गुजर रहे होते हैं हमारे पास पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जब ये ट्रीट हो जाते हैं, उसके बाद इनके एडमिशन्स प्राइवेट स्कूल्स में हो जाते हैं। अच्छा, वो भी आप लोग करवाते हैं या फिर वो पेरेंट्स ही करवाते हैं? वो इट डिपेंड्स, हमारी सोच के थ्रू भी हो जाता है और वैसे भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं पढ़ने के अंदर, तो दे गेट एडमिशन एनीवेयर। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ? अभी हमारे पास बैच है 32 स्टूडेंट्स का। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चूंकि ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कि ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, और वो ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। कीमो एक बहुत सख्त किस्म का इलाज है क्योंकि जिससे इंसान गुजरता है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोग इसके साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी काउंसलिंग, इस हवाले से भी काम कर रहे हैं? जी जी, इंडस का पूरा एक डिपार्टमेंट है, साइको सोशल डिपार्टमेंट है, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ और पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि पूरे घर को, एक मैं कहती हूँ कि कैंसर अगर एक बच्चे को है तो इसका मतलब बच्चे को नहीं, उसके पूरे घर को, उसके माँ बाप को भी है, सबको है, बिकॉज द एंटायर फैमिली इज़ अफेक्टेड। तो इंडस में प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है जो उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ पे और पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ पे काम करता है। तो बच्चों का कितना ये देखें, मर्ज़ है किसी भी तरह का, बच्चों को तो ज़ुकाम हो जाए तो वो इतना डिस्टर्ब होते हैं, घर वाले अलग से। लेकिन स्कूल के इनिशिएटिव से जब बच्चे स्कूल में होते हैं, कलरिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और चीज़ों में बड़े इन्वॉल्व होते हैं। कितना उनके मर्ज़ पर और यहाँ चीज़ों में बच्चों की बेहतरी हुई है? बहुत बेहतरी होती है। 80% कैंसर इज़ क्योरेबल इन चिल्ड्रन इफ़ डायग्नोज्ड ऑन टाइम। ठीक है, और अगर ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, स्कूल भी चल रहा है, तो बच्चे की विल पावर और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो जब विल पावर मजबूत होती है तो आप किसी भी बीमारी को डिफीट कर सकते हो। अच्छा, अभी जो आप लोगों के पास स्टाफ है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, 32 बच्चे आपने बताए ना, तो इस बैच को पढ़ाने के लिए टीचर्स कितने हैं? क्या वो डॉक्टर्स हैं या फिर वो नॉर्मली टीचर्स हैं? क्या नहीं, हमारे टीचर्स हैं और साइको सोशल की टीम है जो मिल के करती है वहाँ पर स्कूल पर। तो हर चीज़ को, हर पहलू को देखा जाता है बच्चे के, और बच्चे के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। बच्चे का कभी मूड नहीं हो रहा है क्योंकि उसको कीमो लगवानी है या वो अपना कैनुला लगवा कर आया है, तो हम उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं कि चलो आज हम 1 घंटे बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, 2 घंटे बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, लेट्स प्ले समथिंग, यू नो, गेट टू हिज मूड। वी डोंट प्रेशराइज द चाइल्ड कि आपने पढ़ना। तो हमारी सारी टीचर्स ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए। सही। अच्छा फरियाल, आप इसके अलावा भी और बहुत कुछ कर रही हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइएगा, आप क्या क्या कर रहे हैं? I am currently running 4 programs in Karachi. One of them is in lunch initiative. हम कहते हैं कि एक भूखा बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो अगर हर गवर्नमेंट स्कूल और स्ट्रीट स्कूल के अंदर लंच की फैसिलिटी, फ्री लंच की फैसिलिटी बच्चों को दी जाए तो उससे बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो आई स्टार्टेड, माई फर्स्ट इनिशिएटिव वाज लंच इनिशिएटिव। फिर उसके बाद वी डू अनदर इनिशिएटिव विच इज़ अ मिलियन स्माइल कैंपेन। ऐसा वो काम करते हैं जिससे बच्चे के चेहरे पे खुशी आए, मुस्कुराहट आए। थ्रू दिस प्रोग्राम वी बिलीव दैट हैप्पीनेस इज़ अ पावरफुल हीलर। तो वो आप कैसे हैप्पीनेस देते हैं? हम ऐसे हैप्पीनेस देते हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंसिडेंट ये था कि मैं एक बेकरी में कपकेक्स खरीद रही थी और एक बच्चा शीशे से मुस्तकिल मुझे देखे जा रहा था। तो मैं बाहर आई, उसमें से एक कपकेक मैंने उसको पकड़ा दिया, तो उसने वो कपकेक खाया नहीं, वो देखता रहा, और वो बहुत कलरफुल कपकेक था। ही टुक आउट हिज फिंगर और उसने वो फ्रॉस्टिंग चखी, और जब वो जायका उसकी ज़बान पे गया, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई वो मैं भूल नहीं सकती। ठीक है, वो मुस्कुराया मेरी तरफ देख के, उसने दोबारा से उंगली से वही फ्रॉस्टिंग चाटी और मैं उसको देख रही थी। देन आफ्टर लाइक 2 मिनट आई आस्क्ड हिम प्लीज़ ईट, मतलब आप खाएं इसको, और ऐसे खाते हैं। तो उसने इशारा किया अपनी फैमिली की तरफ, एंड ही टुक दैट कपकेक लाइक दिस अक्रॉस द रोड, जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली बैठी थी। वो एक कपकेक पूरी फैमिली ने खाया और वो फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया। मतलब
आई डोंट से कि मैं सबको पढ़ा सकती हूँ, सबको इलाज दे सकती हूँ, बट मैं अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक मैं खुशी तो ज़रूर दे सकती हूँ एक बच्चे के चेहरे पे. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस. तो मुझे लगा ये कपकेक्स एक बहुत हैप्पीनेस वाली चीज़ है. प्रॉबली उस बच्चे की ज़िंदगी में वो मोमेंट बहुत स्पेशल होगा कि मैंने ये चीज़ खाई है, और उसको जो वो खुशी है वो उम्मीद देगी आगे बढ़ने के लिए. That's what we believe. That's how we start the Million Smile campaign. इसके अलावा हम हर रमज़ान लियारी के अंदर 300 बच्चों की अफ्तार लगाते हैं. वो भी इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ कि लोग कहते हैं कि बच्चों के रोज़े नहीं होते, आप उनको अफ्तार क्यों खिलाती हैं. बड़े बड़े आपने रोडों पे देखा होगा, बड़ों की अफ्तार लगती, बच्चों की तो कोई नहीं लगाता. हमारा मानना ये है कि हम अगर बचपन में रोज़े नहीं भी रखते थे, अफ्तार हमें चाहिए होती थी, चाट हमें भी चाहिए होती थी, हाँ पकोड़े हम भी खाते थे. तो हाउ कैन यू से दैट रोज़ा इसका और हम बच्चों का नहीं. तो हमने गली चुनी लियारी के अंदर, और विद कम्युनिटी सपोर्ट हमने कहा हम सिर्फ बच्चों की लगाएंगे. बड़े खुद अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो अपनी अफ्तार खुद अरेंज कर सकते हैं कमा के खा के, बट हम बच्चों को वो खुशी देंगे, वो रमज़ान की फील देंगे, कार्निवल देंगे. जितने मेरे रिसोर्सेज, जितनी मेरी स्ट्रेंथ थी, हमने वहाँ पर अफ्तार लगानी शुरू करी. उस इनिशिएटिव को भी हमारे 2 साल हो गए. फिर तीसरा हमारा इंडस के सितारे स्कूल, जो कि 6 महीने पहले हमने अपनी अंडर केयर लिया, जो कि इंडस का ही इनिशिएटिव था, और हमने कहा अब हम इस स्कूल को संभालेंगे. तो अब इंडस के कपकेक्स भी खा लेते हैं? नहीं, कपकेक्स वो जो बच्चे हैं हमारे जो पिज्जा वो भी खा लेते हैं. सारी चीज़ें में स्माइल जो है पढ़ने से लेकर तो खाने तक सारी. अभी हमने बात करनी है कुछ ई स्पोर्ट्स गेमिंग के बेताज बादशाह की, जो कि अरसलान ऐश हैं, जिन्होंने एक और एजाज़ अपने नाम करते हुए टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023 टाइटल जीत लिया है. और ये पहले पाकिस्तानी है जिन्हें टेकन गेम्स में गॉड फादर का खिताब दिया गया. मुदस्सिर, मैं तो हैरान होता हूँ. मैं तो हमेशा जब भी अरसलान ऐश की वो खबर देखते हैं ना कामयाबी की, तो हमें अपना दौर याद आया था. हमें तो बहुत भाई हमने बचपन में सिर्फ नीड फॉर स्पीड खेली है कुछ टाइम, उसके बाद हम गेम से बहुत दूर भी बहुत ज़्यादा होता है कि बस कर दो, छोड़ दो, वो पढ़ लो. वेलकम टू शो अरसलान. आपको अब गॉड फादर ऑफ टेकन का खिताब दिया जा रहा है, लेकिन टेकन के सारे इवेंट आप जीत चुके हैं. सिर्फ यही टेकन वर्ल्ड टूर टाइटल बाकी था जो आपने अपने नाम किया. अब दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए, तो क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं? अब काफ़ी मैं अच्छा फील कर रहा था. इवन कि मैं स्टेज पे भी काफ़ी ज़रा इमोशनल हो गया था. लाइक इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी, और मैं काफ़ी अर्से से मेरा ख्वाब था कि लाइक सब कुछ अचीव कर लिया, ईगोस जीत गया हूँ माशाल्लाह. लेकिन देखा वर्ल्ड टूर में काफ़ी दफ़ा हार चुका था, 2 बार अटेंड किया था, मैं 2 बार हार चुका था. तो ये चीज़ मेरी पहुंच से बाहर थी. तो इवन कि वो स्टेज पे जब मैं जीता था, तो लाइक मैं जीतना चाहता था. इवन कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस था उस वक्त, और मेरे ख्याल से मम्मा की और सबकी पाकिस्तान वालों की दुआएं हैं जो देख रहे थे. तो मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि वाहिद एक लड़का हूँ जिसने. अच्छा अरसलान, 2022 के टॉप 20 में आप टॉप रहे हैं, तो 4 बार चैंपियन भी रहे हैं, ईवीओ रह चुके हैं, इसके बाद वर्ल्ड टूर के लिए इंतखाब हुआ. तो जिस वक्त इवेंट के लिए आप जा रहे थे, तो उम्मीद थी कि आपकी जीत होगी, या फिर लग रहा था देखते हैं चल के? हाँ, मैंने पोस्ट भी की थी एक मेरे ट्विटर पे पड़ी होगी कि लाइक मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि यार मैंने सोशल मीडिया से काफ़ी ऑफ लिया था. सॉरी मैं यार कह दिया. मैं सोशल मीडिया से काफ़ी ऑफ लिया था, और मैं हर चीज़ बिल्कुल मैं टेकन पे फोकस कर रहा था, और मैं किसी चीज़ के ऊपर भी नहीं कर रहा था फोकस. इवन कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, उसने भी कहा कि आप प्रैक्टिस करें. तो लाइक मुझे यकीन था कि मैं बिल्कुल अपनी सारी एनर्जी, एफर्ट और अपना सारा ध्यान मैं इसकी तरफ दूंगा, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जीतूंगा. अच्छा अरसलान, टेकन के आप सारे इवेंट जीत चुके हैं, मगर इस इवेंट की ख़ास बात क्या है जो इसे जीतने में इतना वक्त क्यों लग गया? ये इवेंट असल में होता है कि जब आप नॉर्मल ओपन ब्रैकेट इवेंट में जाते हो, आपको पता नहीं होता कि आपका ओपोनेंट कौन सा है. अच्छा. तो लेकिन आपका पूरा साल आप मुख्तलिफ इवेंट्स में खेलते हो, और आपका लीडर बोर्ड के अंदर मैं नंबर 1 पे था. आपको पॉइंट्स मिलते हैं, अलग अलग पॉइंट्स हर इवेंट के अलग पॉइंट्स होते हैं. तो आपको टॉप 20 जो प्लेयर्स होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं फाइनल्स के लिए, और फिर आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है. और 1 मंथ के टाइम के अंदर आई थिंक ओपोनेंट जो पिछली दफ़ा मैं हारा था, मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे, क्योंकि मैं ही एक थ्रेट था उनके लिए पिछले इवेंट्स में भी जब मैं हारा हूँ. क्योंकि आप जब ओपन ब्रैकेट टूर्नामेंट जाते हो, लाइक ईवो टाइप इवेंट्स जाते हो, आपको पता नहीं होता कि आपके आगे कौन आ जाएगा अचानक ही, तो आप प्रिपेयर नहीं होते. लेकिन जब आप
ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके होते हो, 1 मंथ का टाइम मिलता है सबको, तो सबका टारगेट आप ही होते हो कि यार वो सब आपको लैब कर रहे होते हैं, आप ही मैचेस देख रहे होते हैं हर टाइम। तो आई थिंक ये फ़र्क था काफ़ी। इस बार मैंने भी बहुत लैब किया था, मैंने भी कैरेक्टर्स नए तैयार किए थे उनके लिए। अच्छा वही नहीं के पुराने अरसलान, कैरेक्टर्स हर थे। गेम का खेलने का ना अपना स्टाइल होता है। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी मखसूस टाइम में टेकन खेलते हैं, इसके बावजूद आतिफ बट जो है वो टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर सके, मगर आपने क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानियों का अपना खेलने का ख़ास स्टाइल है, तो क्या आपने भी इसमें कुछ जिद्दत की है? पाकिस्तानी स्टाइल आई थिंक हमारा स्टाइल काफ़ी यूनिक है, जो कि मिक्सचर है ऑफेंस और डिफेंस का। काफ़ी जैसा जापानीज जो स्टाइल है वो बहुत वो सिमिलर है काफ़ी, लेकिन हम काफ़ी शॉर्ट खेलते हैं, हम रिस्क ले लेते हैं। लोग जबकि डरते हैं रिस्क लेने से, मतलब इन गेम की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ मूव्स होते हैं जो आप नहीं मार सकते, जो अगर आप मारते हो तो अगर आप ब्लॉक हो जाए वो मूव तो आपको पनिश बहुत बड़ी पड़ती है। तो नॉर्मली लोग सेफ खेलते हैं, सेफ प्ले करते हैं, लेकिन आई थिंक हमारी ये है कि हम ले लेते हैं, हमें मसला नहीं होता। हम कहते हैं चलो देख ली जाएगी पाकिस्तानी जो थिंग। तो आई थिंक ये हमारा थोड़ा सा स्टाइल है खेलने का, तो इस वजह से भी हम थोड़ा सा। अच्छा अरसलान, वर्ल्ड टूर इवेंट में मैं आपको अपने बाद सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन सा लगा है? ये कोई ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में आप ये चाहते हो कि इस इवेंट में मुकाबला ना ही हो? वो आतिफ था डेफिनेटली, क्योंकि इसकी एक वजह ये थी क्योंकि मैं ट्रेनिंग पार्टनर है, उससे मुझे सारा पता है कि मैं किस तरह खेलता हूँ और क्या करता हूँ, और मेरी थिंकिंग का, मेरे स्टाइल का काफ़ी असर था। तो मेरा भी उसको पता है। आई थिंक वो भी चाह रहा होगा कि मैं कहीं ना कहीं मैं ना उसके खिलाफ आ जाऊँ। सही। आई थिंक आतिफ था, और मैं दूसरा ओपोनेंट बिसाइड आतिफ आई थिंक नी, मैं चाहता कि नहीं। चले जी अरसलान, आपको हम यही कहेंगे मुबारकबाद आपको, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ऐसे ही खेलते रहें, कामयाब रहें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। फरियाल चूंकि हमारे साथ हैं तो हम चाह रहे हैं कुछ तो फरियाल से बिल्कुल हम आज एजुकेशन डे के हवाले से बात करें कि ये कैसे मुमकिन है कि 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, रियासत की तो जिम्मेदारी पहले पर ऐसे जैसे आप लोग कर रहे हैं, कैसे लोग कर सकते हैं कि इन बच्चों को कम से कम पढ़ाएं? इसमें हाँ मैसेज साथ अपना ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैंने एक रेनोवेट किया स्कूल मच्छर कॉलोनी के अंदर। अच्छा। मच्छर कॉलोनी का स्कूल एक लड़के ने रिसेंटली अडॉप्ट किया था, वो TCF अलमनाई था, पढ़ा लिखा बच्चा था, और उसने जब अपना काम शेयर किया तो मुझे लगा मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड एंड हाउ कैन आई गिव दैट सपोर्ट एंड पुश टू हिम, वी कैन डू दैट टू। तो हमने क्या किया, हमने कहा तुम पढ़ा लो, हम इसको पूरा रेनोवेट तुम्हें करके देते हैं। तो हमने उसको रिन्यू करके दिया वो गवर्नमेंट स्कूल। अब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गई। अब हमारा एक पढ़ा लिखा लड़का मच्छर कॉलोनी के अंदर 200 बच्चों को पढ़ा रहा है। दैट इज़ वन वे टू डू इट। अगर आपका ताल्लुक नहीं है एजुकेशन सेक्टर से या किसी और का नहीं है, आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो कम्युनिटीज़ में काम करें और बहुत अच्छा काम करें और उनको अपलिफ्ट और पुश करें। इन वेरियस वेज यू कैन डू इट। तो एक तो तरीका ये हो गया, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत का काम है, क्योंकि 200 बच्चे अगर हम उस मच्छर कॉलोनी पढ़ा रहे तो 300 बच्चे बाहर वेटिंग लाइन में खड़े होते हैं कि हमें स्कूल कहाँ मिलेगा। तो हुकूमत को पकड़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि ये एजुकेशन पे काम करे। एजुकेशन सच एन एमरजेंसी इन आवर कंट्री। हम इसके बारे में सोचते नहीं है, बट ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है कुछ सालों के अंदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। और जहाँ तक आपके मैसेज की बात है, रिसेंटली यस्टरडे आई सॉ समथिंग, समबडी सेड के जेनरोसिटी शुड बी लाइक कोविड। आप, मुझे लगा, आपको लगा, उनको लगा, तो मैं यही चाहूँगी आज मेरी बात सुन के जो भी बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, दे गेट इंस्पायर्ड समहाउ। और जेनरोसिटी और काइंडनेस जो है ना बहुत आसान चीज़ है, उसको मुश्किल नहीं बनाए। मैंने अगर कपकेक से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ तो आप भी अपने गली मोहल्ले किसी भी चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन इंस्पायर पीपल। तो जेनरोसिटी शुड बी इन्फेक्शियस। एक आपको इन्फेक्शन लगा, आपको इन्फेक्शन लगा और सब अच्छा काम करने लग गए। तो दैट्स हाउ इट शुड बी डन। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने की है। थैंक यू सो मच फरियाल फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हमें एक ब्रेक लेना है मुदस्सिर। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद आएंगे फिर मज़ीद बात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक दुनिया बोल है में, और आज हम आपको ट्रॉफीज देख रहे हैं, यहाँ ढेर लगा हुआ है जनाब, और ये पाकिस्तान में मिस्टर पाकिस्तान होने की ट्रॉफीज़ हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग में। हमारे साथ स्टूडियो में आप देख रहे हैं 2 ज़बरदस्त किस्म के नौजवान और बड़े अच्छे डेढ़ डोल वाले फ़हद हैं जो मिस्टर पाकिस्तान हुए हैं। फ़हद, आपको बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश, जो इनके हसन ताबिश वो कोच हैं इनके,
जिनकी मेहनत के साथ ये कामयाबी उनको मिली है मिस्टर पाकिस्तान होने में। उनसे बात करते हैं इस सारी कामयाबी के हवाले से। लेकिन एक चीज़ उससे पहले हम मैं चाह रही हूँ सियासत की भी बात हो जाए, उसके बाद फिर सियासत और अदाकारी और खेल और पता नहीं क्या क्या। सीनियर अदाकार है साजिद हसन साहब, जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी ने अदाकार साजिद हसन को पार्टी परचम वाला मफलर पहनाकर उनका इस्तकबाल किया है। साजिद हसन का मौक़िफ़ है कि हमें इंतशार के बजाय जोड़ने की सियासत करनी चाहिए, और उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को क्यों चुना, उनका मंशूर अपना नज़रिया क्या है, ये आज हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और मेरी पार्टी को मौका दिया कि हम भी बात कर सकें अपने लोगों से। तो साजिद साहब, ये आपने अचानक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या कोई ख़ास वजह है? वैसे तो आपने लास्ट ईयर भी एक पार्टी के साथ थे, लास्ट इलेक्शन में भी, लेकिन ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को चुनने की वजह क्या? देखिए, आदमी कहाँ जहाँ से, अब जैसे क्रिकेट है, अगर आप कहीं से क्रिकेट खेलते हैं तो आप चाहते हैं कि ऐसी पोजीशन में जाएं जिसके लिए आपने तैयारी की। पीपल्स पार्टी को जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मुझे सुनवाई मिलेगी, कोई जगह मिलेगी ऐसी कि जहाँ मैं अपने तय जो काम कर सकूँ करूँगा। लेकिन काफ़ी ऐसे कुछ हुआ नहीं, और मुझे लगा कि इनके पास जगह कम है। ये जो पुरानी पार्टियां हैं, ये स्टॉलवर्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और उनकी सही बात भी है कि पुराना उनका क्योंकि कंट्रीब्यूशन बहुत होती है, तो ये बड़े अपने अपने तरीकों में सेट होती हैं पार्टियां। इनको किसी नई चीज़ को इंडक्ट करने की शायद ज़रूरत ही नहीं होती। और आप ये देखें, इन पार्टियों के जो जवान लीडर हैं वो भी बूढ़ों की तरह बात करते हैं, और मैंने बड़ी कोशिश की कि कहीं ना कहीं मैं इनकी कंटेंट में घुसूं, क्योंकि मैं अपने आप को एक क्रिएटिव आदमी समझता हूँ, और सारी जिंदगी क्रिएटिव आर्ट्स के साथ लगा रहा। पाकिस्तान को क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपने एक जिसे कहते हैं ना, एक जायर में फंसे हुए हैं कि जिसमें सर्कुलर हमारी मूवमेंट है, कि हम राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हैं उन्हीं चीज़ों पे कि जिनको हम जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से रो रहे हैं। लेकिन साजिद भाई, आपने भी बात की ना, क्रिएटिव हल की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन मसला ये है कि जमात कोई भी हो, सियासत जो है वो ज़ाहिर है अवामी खिदमत का नाम है, लेकिन अगर आपकी जमात इक़्तिदार में नहीं है तो वो खिदमत करना आपके लिए उस तरह से मुमकिन नहीं रहता जैसे कि होनी चाहिए। देखिए, ये पाकिस्तान में ना, ये मैं शुरू से, क्योंकि मैं पॉलिटिकल उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त एनालिस्ट भी, हम सारी बातें यही करते रहे सारी जिंदगी कि हमारा सिस्टम रिसेप्टिव नहीं है चेंज के लिए। ये जो लोग आते हैं, ये उसी सिस्टम को चला के, उसी से जो पहले उनको फवायद या बुरी बातें लगती हैं, उसी से फायदा उठा के चलते रहे, चेंज नहीं करते। और इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो हुकूमत में रहा और उसने वही सिस्टम ना चलाया हो। सिस्टम को तब्दील करने की शायद इससे ज़रूरत है कि हम अब बहुत आगे निकल आए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। आप देखें, AI, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इजाद है दुनिया की। ये इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा बड़ी इजाद है। अब इसमें हमें अपनी कौम को क्या हमने पढ़ाया, बेसिक तालीम दी, ये भी नहीं हम कर पाए। सही तालीम की तरफ तवज्जो, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं ताकत में हूँ, पावर में हूँ या नहीं हूँ। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा काम होता है कि वो हेल्दी कंपटीशन दे और कहे कि ये जो आप कर रहे हैं गलत है। बिल्कुल। और जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, बिल्कुल आप हम बात कर रहे हैं कि उतनी ही शायद उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी ऑपोजिशन की होती है। लेकिन साथ ही साहब, एक चीज़ में हम हमसाया मुल्क में देखते हैं, वहाँ बड़ा ये रुझान कि सीनियर अदाकार वो चाहे किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के शोबे से हों, वो सियासत में आए, वो कामयाब हुए, वो पॉलिटिशियन बने, उनको वजारतें भी मिली। पाकिस्तान में ये रुझान आया फिर गया, कुछ लोग आए, बड़े बड़े नाम माजी में, कभी खान साहब ने भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, तारिक अजीज साहब तो मेंबर भी रहे, आप भी, अब और भी बहुत से लोग हैं आपके कलीग साहब रहे, बहुत लोग रहे भाई, मुस्तफा कुरैशी साहब रहे, कुरैशी साहब ने, अयूब खोसा भी है, बहुत लोग। तो ये इलेक्शन में पाकिस्तान में उतना रुझान उस तरह से नहीं रहा, और अब तो बिल्कुल पता नहीं, पिछले 8-10 साल से हम देखें बिल्कुल साइड लाइन है। क्या वजह है इसकी पॉलिटिक्स के साथ? वही सेम प्लेयर्स। देखिए, आप एक ही फिल्म मौला जट लगा रहे हैं, फिर लगा दी आपने, अगले साल फिर लगा दी, और रीमेक करके फिर लगा दी। अच्छी फिल्म हो
कहीं ना कहीं फिर वो लोगों को तंग आए। आप ये देखिए, दो बड़ी पार्टीज जो हैं, एक शहीदों के नाम पे, दूसरी अपनी अपनी लोकेशन के हवाले से, ये दोनों चलती रही हैं, एक ही बात करते हैं, वही का तरीकाकार है। ये स्टेटस को पे बिलीव करती हैं दोनों पार्टी, और ये स्टेटस को जारी रखेंगी। और स्टेटस को का मतलब है जमूद। और इस वक्त अगर आप लोगों ने फिर वही माहौल पैदा किया, तो अगर जो जीता भी वो एक्चुअली जीतेगा नहीं। फिर आपके यहाँ जिस तरह की डिसग्रेंटलमेंट है सिस्टम के खिलाफ, हर आदमी को सिस्टम के खिलाफ कर दिया आपने, तो अरे भाई आप आगे चलेंगे कैसे? ईसीपी पे खरबों रुपए आप लोग जाया करते हैं, पॉलिटिक्स पे, इलेक्शन पे इतने खरबों रुपए जाया होंगे और आखिर में नतीजा कोई मानेगा नहीं, तो फिर फायदा क्या? तो कम से कम हमारी पार्टी ईसीपी के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस तरह चलेगी। तो वैसे आपको साजिद भाई इनके मंशूर में, या ज़ाहिर डिस्कस तो आजकल की मंशूर ही हो रहा है, या फिर सियासी नजरिया, उसने किस तरह इम्प्रेस किया कि आपने सोचा कि नहीं ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है? ये बड़ी सिंपल इन्होंने बातें लिखी हुई है, उसमें लिखा है तालीम, तरक्की, खुशहाली। बड़ी सिंपल बात। तालीम आप खुदा का वास्ता दें, और सही तालीम जिससे बच्चा एम्पावर हो के दुनिया का एक शहरी बन सके, उसको इदराक हो पूरी चीजों का। आप अपने लोगों को, मुआशरा अगर अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं और सही तालीम नहीं देगा कि जिसमें वो कंपटीशन में जा सकें, क्या हम सिर्फ मजदूरों को भेजा करेंगे पाकिस्तान से बाहर? और कोई काम नहीं हमारे पास। हमारे यहाँ बेतहाशा अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, जो ब्रेन ड्रेन है हमारा, वो बच्चा यहाँ पढ़ के करेगा भी क्या? आपने कोई कंप्यूटराइज सिस्टम सही नहीं किया। आपको और हमें काम करने पड़ेंगे, अब दुनिया के लिए खोलना पड़ेगा और हमें अलाउ करना पड़ेगा जो चेंजेस आई हैं दुनिया में वो हमारे अंदर भी आए। अगर स्टैनफोर्ड है बाहर, तो यहाँ ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर इंडिया में आईटी बहुत आगे चला गया है तो हम भी चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 करोड़ बच्चे में से एक बच्चा जो है वो हमारे लिए वो काम ना कर पाए, कर देते हैं। हमारे सिस्टम को हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों की। हमें तालीम की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, और मैं नहीं समझता किसी मशहूर में इनको आपने देखा है, इन सारी पार्टियां आजमूदा है, क्या करेंगे ये हमें भी पता है। साजिद साहब, एक चीज़ मैं जो हम नोट करते हैं अमूमी तासुर के तौर पर, आप जर्नलिस्ट भी थे, बल्कि जर्नलिस्ट तो रहता है इंसान के अंदर, बिल्कुल आपने जर्नलिज्म किया, फिर उसके बाद आप एक्टिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स की जाने, फिर आप पॉलिटिक्स में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो आप जैसे हीरोज़ हैं, जो बड़े वेल नोन हैं, उनको लोग बहुत प्यार देते हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं, और अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स, एजुकेशन पे, उनको फंड्स भी बहुत देते हैं। लेकिन वोट देते हुए उन लोगों को वो बड़ा सोचते हैं कि यार इनको वोट नहीं, मतलब नोट दे देंगे फंड की सूरत में। इज्जत जितनी आप लोगों को पजीर आई होती है शायद वो किसी के हिस्से में भी नहीं आती, लेकिन वोट देते हुए वो लोग नहीं सोचते। इसकी क्या वजह? देखिए, मेरी माजी के लोगों के बारे में, उनकी करियर के एक और दौर था वो, और माजी में मैं बिल्कुल झांकना पसंद नहीं करता, क्योंकि माजी के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उसको याद करके उसमें चीज़ों को दिल खराब हो सकता है या दिल खुश हो सकता है, लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता। आगे की तरफ देखना पड़ेगा, आने वाले वक्तों को देखना पड़ेगा। आप मेरी जाती हैसियत छोड़े, मैं तो लड़ भी नहीं रहा टिकट के लिए। मैं तो चाह रहा हूँ पूरी कौम को अगर तब्दीली चाहिए ना, तो एक हमारी पार्टी को दे दे वोट, देखेंगे हम क्या करते। सरप्राइज दें लोग, ये लोग सरप्राइज दें ना, हम क्या करेंगे? हम तो आपके साथ सदियों से काम कर रहे हैं, और हम जैसे लोग बहुत सारे हैं। सही। हम मैटर नहीं करते मुदस्सिर, मैं मैटर नहीं करता। तो एक बड़े, जब ये समंदर है पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों को, और आज से नहीं और आगे से हमारे बच्चों ने पता नहीं कहाँ ताबत चलना है, और इसके बारे में ये जो विभाम पैदा किए जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ये हो जा, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान। तो साजिद भाई मुझे ये बताएगा कि ये जो भी इलेक्शन आ रहा है, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी रह गए हैं, उसके बाद इलेक्शन है। एक जमात कह रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, एक जमात कह रही जी हमें कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही, फिर उस तरीके से इलेक्शन शफाफ होने पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। आपकी राय क्या है? इलेक्शन हो तो रहा है वक्त पर, लेकिन क्या उसके बाद फिर वही कंट्रोवर्सीज हम देखेंगे जो हम हर दफा देखते हैं? बिल्कुल, देखिए आपकी बिल्कुल सच बात है कि ये बातें हो रही हैं, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये होती हैं। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, इतने बड़े लेवल के लोग जो पाकिस्तान की बागडोर संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ही आता है बस, और किसी को आता ही कुछ नहीं है। उसमें ट्रांसपेरेंसी कभी लेके नहीं आए किसी भी सिस्टम में। जितनी भी आप पार्टीज की बात करिए, में से किसी को ट्रांसपेरेंसी देखी आपने? कहीं नहीं, पता ही नहीं चलता क्या करते हैं और अंदर से क्या करते हैं। ये
इस किस्म की बातें करके आगे हम कहीं भी नहीं जाएंगे। हमें मानना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन, हमें मानना पड़ेगा हर चीज को, और तहजीब तो कोई दिखाएं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, तहजीब को तो कभी हमने हाथ ही नहीं लगाया कि भाई आप हमसे प्यार से बात करें, वोट हम सब मांगने गए, सबकी इज्जत है। पाकिस्तान में सबसे पहले अब जरूरत है कि हम रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को। जिस तरह के इल्जामात लगाते रहे एक दूसरे के ऊपर, और जिस घटिया तरीके से एक दूसरे के ऊपर बातें करते रहे हैं सारी दिन, ये अब नहीं चल पाएंगी। ये देखिए हमारे बच्चे देखते हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, इनके भी बच्चे हैं की औलाद है। आपको थोड़ा रिस्पेक्ट, आप देखिए दुनिया भर में मुजरिम को भी जब लेके आते हैं उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि इस वजह ये है कि उसका खानदान में उसका बच्चा है, वो भी देखेगा। आप क्या पूरे खानदान को तबाह करना चाहते हैं एक आदमी की वजह से? तो ये सब, ये रवैये खराब है, इनको हमें बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, इन रवैयों का दुरुस्त होना और इन रवैयों को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया का दौर है, मुझे कोई किसी को हरा नहीं सकता जबरदस्ती, ये सब बकवास है। सच सच रहेगा, तो हमें चाहिए कि हम तरीके से चलें। और बड़ी आपने अच्छी बात जरूरत भी इसी बात की है। बहुत शुक्रिया। साजिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और एक सीनियर अदाकार। और अब हम जनाब आते हैं खेल के। ट्रॉफीज मेरे आगे पड़ी हुई कितनी अच्छी लग रही है ना, कि लग रहा है शायद मैंने कहीं से इनको विन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस चीज में विन हुई है आप नहीं कर सकती है ना उसमें। पंजाब का शहर जी फैसलाबाद, जहाँ पर सजा है जी कौमी तनसाज़ों का आलमी मेला, जिसमें 300 से ज़ायद बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान में होने वाले सबसे बड़े कौमी बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में मुख्तियार ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया, जबकि फहद तारिक ने मिस्टर मॉडल फिजिक समेत क्लासिक फिजिक का टाइटल भी अपने नाम किया है। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ फहद तारिक मौजूद हैं। फहद तारिक बहुत बड़ा टाइटल उन्होंने जीता है, फहद आपका, और हसन आप भी हमारे साथ उनके कोच मौजूद हैं। फहद, सोचा था जब कराची से जा रहे थे कि अब नेशनल लेवल का टाइटल जीत कर आप वापस आएंगे? जी बिल्कुल सोचा था, और अच्छा। इसी वजह से इसीलिए ही तैयारी की थी कि टाइटल जीत कर आए, और 3-4 महीने से लगे हुए थे इसकी तैयारी में। 3-4 महीनों में इतनी बॉडी बन जाती है? नहीं, बॉडी तो बॉडी बन जाती है, लेकिन हाँ, मुकाबले के लिए जो है, कंपटीशन के लिए फिर अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है हमें। तो ये सफ़र शुरू कब हुआ, कैसे हुआ? मुझे तो 10 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन ये कि ऑन ऑफ ऑन कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, इस तरह चलता रहता है। लेकिन ये कि 2016 में जो है सबसे पहले मैंने मुकाबला खेला था। अच्छा। मिस्टर सिंह के लिए, तो उसमें मैंने अपनी वेट कैटेगरी में 2nd पोजीशन ली थी। सही। तो उसके बाद फिर 2022 में हुआ जो साउथ कराची का डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला था, वो ओवरऑल जीता था मैंने। तो बीच में कराची और सिंध खेलने का इरादा था, लेकिन वो कुछ वजह से नहीं खेल सका। फिर मैंने इसकी तैयारी, फिर आपने कहा यार क्या कराची से खेलना है, अब नेशनल लेवल ही खेलेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि मॉडलिंग का भी कोई इरादा आप रखें? नहीं, मॉडलिंग का नहीं होगा। मतलब मुझे मॉडल फिजिक का टाइटल भी तो आपको मिला है। बिल्कुल। तो हसन, ये आप कोच इनके रहे, कितनी मेहनत करनी, और मैंने देखा है कोचेज इस तरह से हो जाते हैं ना, ऐसे कुछ जल्लाद अपने स्टूडेंट्स के साथ। ये है कि जब प्रिपरेशन होती है तो सबसे पहले इनकी डाइट पे फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि ये है कि क्योंकि हम तो 1 घंटा इनको ट्रेनिंग कराते हैं, बाकी 23 घंटे इन्होंने खुद अपने साथ ट्रेनिंग करनी है डाइट की सूरत में, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं 19-20 ना कर दें। बाकी ट्रेनिंग में तो ये है कि जब आते हैं तो 100% अपना देते हैं, जब ये कि रिज़ल्ट आया। डाइट क्या होती है? डाइट ये है कि ऑफ सीज़न जो होता है पूरे साल हमारा चलता है, तो उसके अंदर ये है कि बीफ वगैरह होता है, राइस होते हैं, ये कार्ब, प्रोटीन और फैट तीनों को कम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है। जैसे ही कंपटीशन करीब आता है, जैसे फहद ने कहा कि 3 महीने की तैयारी थी, तो तैयारी 3 महीने की नहीं थी, तो तैयारी तो हमारी सालों की है। ये जो डेफिनेशन कहलाता है, ये जो ऑन सीज़न हम आते हैं ना कंपटीशन से तकरीबन 3 महीने पहले या 2 महीने पहले, तो इसके अंदर डाइट भी चेंज हो जाती है, ट्रेनिंग चेंज हो जाती है। मतलब बिरयानी बंद नहीं, बिरयानी तो तकरीबन सालों से ही बंद है। सालों से बंद? हाँ, बिरयानी और मीठा तो बंद है इस तरीके से कि मतलब महीने में कहीं इवेंट में खा लिया, इस तरीके से खा लिया। वैसे रेगुलर में हमारा कोल्ड ड्रिंक होती है, तो मुझे 4 साल हो गए मैंने नहीं पी। बहुत अच्छा किया। मैं 17 साल से नहीं कोल्ड ड्रिंक पीता। नहीं, मैंने पिए भी रिसेंटली, मैं बहुत। हाँ, कभी कभी तो ये कि चल जाता है, लेकिन जब बिल्कुल पीक पे आया था ना कंपटीशन। एक सवाल आप दोनों से, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये प्रोटीन है, कितना लेना है, कितना कार्ब लेना है, और वो किस चीज़ का कार्ब लेना है? क्योंकि कार्ब भी कहते हैं गुड कार्ब है, बैड कार्ब है,
फिर इसी तरह से फैट्स हैं वो कौन से लेने, कैसे लेने, ये थोड़ा सा बताएं। अच्छा, बेसिकली मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने जो है कराची यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में मास्टर की डिग्री है मेरे पास, मास्टर किया हुआ है 2016 में। तो ये है कि डिग्री है, पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो तकरीबन हम जानते हैं कि किस तरीके से करना है। बेसिकली हम बंदे के BMI निकालते हैं, पहले BMI कैलकुलेटर से डिफाइन होता है कि उसकी फैट परसेंटेज क्या है। फिर उसके बाद टारगेट हम देखते हैं कि टारगेट क्या है। अब जैसे इनका कंपटीशन था टारगेट, तो हमारे पास 1.5 महीना था या 2 महीने थे, उस हिसाब से हम तैयारी को लेके चलते हैं। तो जैसे ही कंपटीशन करीब आता है, डेफिनेशन पे आते हैं, तो फैट जो है वो तकरीबन 0 तो नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने फैट बिल्कुल बंद कर दिया, ये गलती होती है। फैट 0 नहीं होता, मतलब गुड फैट आपने लेना है, वो मतलब ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा फिर उसके बाद कार्ब लेते हैं, ब्रेन फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। नहीं, वैसे किन चीज़ों में आप वो ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं इसमें, इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। तो ये गुड फैट है, ये ज़रूरी है आपके लिए। मतलब अगर लोग ये कहते हैं, गलती करते हैं फिटनेस के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव फील्ड में हम आ जाते हैं। अगर नॉर्मली फिटनेस के लिए भी बात करें तो कोचेस हैं जो कहते हैं कि फ़ैट बिल्कुल ही कम कर दें, तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि फ़ैट आपको लेना पड़ता है गुड फैट की सूरत में, वो आपके लिए गुड फैट लेंगे तो ही टाइटल जो है वो फहद जीत के आएंगे। तो फहद, अब नेक्स्ट क्या, कौन सा टाइटल आपके नज़र में है? इंशाल्लाह ताला मई में दुबई में होना है हमारा एक और कंपटीशन, तो अच्छा। इस मरतबा इरादा वहाँ का है। देखिए ये तो बहुत ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल। अगर तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो आप लोगों को मिल पाती हैं? देखिए, गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की जो ना वो बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट नहीं करती। अच्छा। तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है उनको आगे आना चाहिए, उनको स्पॉन्सर करना चाहिए हम लोगों को। तो स्पॉन्सरशिप होती है आपके पास? नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं होती। हम अपनी कमेटी डालनी पड़ती है। जी, बिल्कुल ऐसे। पिछले दिनों में भी हमने देखा आपके दोस्त ही होंगे सारे, वो सिंगापुर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, वो इसका मतलब है सब लोग खुद ही उसमें शामिल था। अच्छा, आप गए? जी, मैं बॉल पे नहीं आया था इंटरव्यू देना। आई थिंक रब नवाज ने इंटरव्यू दिया था थाईलैंड से। जी, बिल्कुल, बॉल चैनल पे। तो ये है कि हम ये है कि अपने खर्चे से गए थे। बाकी ये कि गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी महंगाई कम कर दे। अब अंडे को प्राइस देखिए हम कहाँ पे पहुंचे, चिकन कितना कहाँ तक पहुंचा हुआ है, तो इस चीज में भी नीचे आ जाएगा तो हम लोग खुद ही कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी महंगाई कम हो। वैसे मुझे बताएं कितना एक महीने आप में आपका एक्सपेंस क्या है ये इस मुकाबले के लिए? आम रूटीन तो बाकी ये कम से कम भी अगर मिनिमम भी पकड़ा जाए तो डेली का जो है ना वो 1000 से 1200 रुपए का खर्चा हो ही जाता है। मिनिमम बता रहा हूँ जी, मिनिमम बता रहा हूँ। वैसे जैसे बड़े बिल्डर होते हैं जिनको ज्यादा खाना होता है तो वो उनके 2-3 हज़ार। एक दिन में कितने अंडे खाते हैं आप? जी, जैसे अभी चल रहा था तो मेरा ये था कि मैं 18 खा रहा था। ओह माय गॉड, विदाउट यॉक ना? जी, सही। और जो है ना मेरा 300 ग्राम बोनलेस या 450 ग्राम बोनलेस चिकन चल रहा था। अच्छा, पूरे दिन में? जी। अच्छा, ये अच्छा पोर्शन में खाना पड़ता है। बेसिकली बॉडी टाइप भी देखी जाती है। फहद जो है ना वो एक्टोमॉर्फ बॉडी में, इनको अगर हम फैट दे भी दें ना तो इनको इतनी जल्दी लगेगा नहीं फैट, तो इसलिए ये इनका प्रोटीन जो था कम था। अब कोई एंडोमॉर्फ या मेसोमॉर्फ में आ जाए तो उसको हमें फैट बिल्कुल 0 करके प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है। एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ में होंगे तो यहाँ खाओ और लगता है फौरन से वजन बढ़ना शुरू हो गया। उनको पानी भी लग जाता है, तो फिर उसके लिए अगर आप प्रोटीन बढ़ा दें तो फिर 600 ग्राम या फिर 900 ग्राम प्रोटीन पे चले जाते हैं, तो उनका खर्चा 3000 3,500 तक भी पहुंच जाता है। वैसे डेली की प्रोटीन कितनी होनी चाहिए? अब ये तो मुकाबले में, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं नॉर्मल अगर आप देखें तो वेट के हिसाब से होता है। अगर आपने अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है तो आप अपना वेट निकालें पर पाउंड में। सही। तो उसके हिसाब से 1 ग्राम ले लें। जैसे आपका 150 पाउंड वेट है तो आप 150 ग्राम प्रोटीन ले लें। अगर पूरे दिन में? जी, पूरे दिन। अच्छा। 150 ग्राम प्रोटीन। आप मुकाबला लड़ रहे हैं फिर आगे? नहीं, मैं तो ये नहीं, मैं फिटनेस के वाले बता रहा हूं। मेरे हिसाब से फिट रहने के लिए जो ना एक एवरेज पाकिस्तानी को ना 100-120 ग्राम प्रोटीन डेली का बहुत होता है। अच्छा, नहीं तो फिर 200 ग्राम अगर वो गोश्त खा रहा है तो प्रोटीन तो 200 ग्राम ही मिलेगा। नहीं, वो असल में थोड़ी सी इसको डिफाइन करने की मैं यही चाह रहा हूँ लोगों के समझ यार मैंने 200 ग्राम। इसके लिए तो फिर पूरा डाइट प्लान बनाना पड़ेगा ना। 1 ग्राम जो आप लेते हैं ना प्रोटीन, उसके अंदर कैलोरीज होती हैं 4। सही है, इस तरीके से होता है। फिर आप प्रोटीन को ग्रामेज में ले रहे हैं तो आप 100 ग्राम अगर आप बीफ ले रहे हैं तो उसमें आई थिंक 28 ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम बीफ में। अब आप चिकन लेते हैं तो उसके अंदर आ गया 28 ग्राम, फिश लेते हैं तो उसके अंदर आ गया 25 ग्राम। इस तरीके से होता है। अच्छा, ये तो अब डाइट का है। फहद, आप अभी नए, आप तो कोच हैं, सीनियर भी हो गए हैं। हमने ये बहुत ज़्यादा सुना है कि बॉडी बिल्डिंग में इंजेक्शन के काम बहुत हो रहा है।
वर्ल्ड वाइड हो रहा है पूरी दुनिया में। सप्लीमेंट्स भी तो होते हैं नहीं, सप्लीमेंट्स तो एक पैरेलल है, एक इंजेक्शंस का स्टेरॉइड्स का हो रहा है। तो आप भी इंजेक्शन वगैरह देखिए टू बी दो तरह के इंजेक्शन उसमें भी होते हैं, एक गुड वाले और एक बैड वाले। नहीं, गुड वाले नहीं होते, तकरीबन सारी होता है लेने का। बेसिकली अगर आप पूछेंगे तो तकरीबन बॉडी बिल्डर्स मना करते हैं, और ये एक झूठ है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में आप जाएंगे ना तो स्टेरॉइड के बगैर नहीं हो सकती, जो हकीकत है। ये मैं मीडिया पे बैठ के बोल रहा हूँ, आई थिंक बहुत कम लोग बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन उसको लेने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल पानी आप पीते हैं, अगर मैं आपको बोल दूँ कि 10 गिलास पानी आप एक साथ पी लें तो फिर वो भी आपके लिए नुकसानदेह। इसी तरीके से अगर आप स्टेरॉइड भी यूज़ करते हैं तो उसको लेने का एक तरीका होता है। वेल एजुकेटेड जो पर्सन है, अब उनसे अगर रब्ता करें उस तरीके से लें तो फिर ये नुकसानदेह नहीं है। अदरवाइज आप अगर लेते हैं, मतलब यूज और अब्यूज में फर्क होता है। अब यूज़ करते हैं, आपको अब एक बंदे ने क्या यूज़ किया, दूसरे बंदे ने क्या यूज़ किया, आपको नहीं पता। आपने देखा यार ये यूज़ कर रहा है, मैं भी यूज़ कर लूँ, हो सकता है उसके लिए सूटेबल ना हो। आपकी बॉडी अपने लेने का अपना तरीका होता सिस्टम है। और बहुत ज़्यादा इसमें हमने माजी में देखे हैं कुछ बहुत सारे। लेकिन फ़ाद एक चीज़, सॉरी मैं आपको फ़ाद एक चीज़ मुझे ये बताइए, आप इतने साल से बॉडी बिल्डिंग करें, मुकाबले में बहुत जब आगे जाते हैं तब ये स्टेरॉइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे नौजवान नए नए जाते हैं ना, वो अब देखते हैं फ़हद की बॉडी यार इतनी ज़बरदस्त है, मेरी नहीं हो रही है, मैं चाहता हूँ मैं 3 महीनों में जब निकलूँ ना ईद पे तो ऐसे, वो फिर ये यूज़ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पे ज़रूर आप देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि हर चीज़ का टाइम होता है, टाइम देना चाहिए। 3 महीने 4 महीने वो बॉडी नहीं बनती, इसको टाइम देना ही पड़ता है, हाँ सालों में। और मेरे ख्याल में तो ये लाइफस्टाइल है, आपको कंटिन्यू ही रखना चाहिए इसको। थोड़ा सा जरा अगर आप अपनी बॉडी दिखाएं, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब का ये फरमाइश आई है, वो आप देखना चाहते हैं आपका ये जो मॉडलों वाला हुस्न है ना। ये जी मिस्टर पाकिस्तान फिजिक में ये अच्छा ये एब्स भी देखने भाई, ये क्लोज करें जी, ये दिखाएं, ये इसमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ना ये लास्ट वीक जो हमारे तकरीबन हमारा फ्राइडे को कंपटीशन खत्म हो गया, तो उसके बाद से इन्होंने पिज़्ज़े बहुत खाए तो इस वजह से थोड़े से उन्होंने कहा जो कसर है वो पूरी कर ली है। हाँ, इतने दिनों से रुका हुआ था तो इतना तो मुकाबले से पहले सुना है कोच पानी भी नहीं पीने देते, हम नहीं रुकते जी। पानी का भी यही हिसाब होता है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता ही छोड़ना पड़ता है, फिर 2 से 3 दिन जो है कि वाटर भी ड्रॉप करना पड़ता है। तो जब वाटर छोड़ देते हैं तो मतलब कोई उस तरह कॉफी वगैरह ब्लैक कॉफी कुछ नहीं, वो चलती है 1 से 2 टाइम वो चल रही होती है, लेकिन वाटर इंटेक तकरीबन खत्म हो, ब्लैक कॉफी चलती है ज़्यादा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हसन आपका भी और आपका भी फहद, और इसी तरह आप मेहनत करते रहे अपनी बॉडी पे, आगे दुबई वाला टाइटल भी जीत के आएंगे तो आपको बुलाएंगे हमें बड़ी ट्रॉफी के साथ। हम बड़ी ट्रॉफी। अब एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक विद वेदर वॉल। और आज मुल्क भर में कहीं भी बारिश या बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। मुल्क भर में मौसम खुश्क और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। दूसरी तरफ मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर हद निगाह 0 हो गई है। अगर अहम शहरों के टेम्परेचर्स की मैं बात करूँ तो आज महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे पहले कराची ले लेते हैं। कम से कम टेम्परेचर 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है। दोपहर में बहुत गर्मी होती है, लोग अपने स्वेटर्स उतार देते हैं। अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के वक्त में कुछ सर्दी महसूस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कराची के बाद रुख करते हैं कोयटा का, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्लाउडी वेदर है, आसमान पर बादल हैं। और अब कोयटा के बाद हम चलेंगे मुल्तान और औलिया के शहर में कम से कम टेम्परेचर 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्लाउडी वेदर है, मुल्तान में आसमान पर बादल है, हल्की फुल्की धूप भी हमें नज़र आ जाती है। मुल्तान के बाद लाहौर चलेंगे, बागों के शहर, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। और लाहौर के बाद शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और इस्लामाबाद के बाद अब पेशावर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो इस तरफ कराची वाली साइड पर तो सर्दी अब कुछ कम हो गई है, बाकी पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि शिद्दत महसूस की जा रही है। क्लाइमेट चेंजेस के असरात हमें पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं। आलूदगी तो बहुत बढ़ी गई है इस तरफ, लेकिन अगर वेस्ट की बात की जाए तो अमेरिका में हम देख रहे हैं कि शदीद सर्दी है और बर्फ़ के तूफ़ान
की खबरें कुछ वहाँ से आ रही हैं। तो शिकागो से इस वक्त हमारे नुमाइंदे अंसार रिजवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अंसार, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और यहाँ पर जो वेदर का महकमा है वो क्या बता रहा है मौसम की संगीनी को देखते हुए? जी नाज़रीन, जैसा कि गुज़श्ता हफ्ते से अमेरिका की मुतादिद रियासतें शदीद सर्दी की वहाँ पर लहर आई हुई है और बाज़ रियासतों में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त शिकागो के इलाके हॉपन स्टेट में मौजूद हूँ और आज यहाँ सुबह भी फ्रीजिंग रेन हुई, उसके साथ साथ कुछ मुतादिद इलाकों में 1 से 3 इंच स्नो भी पड़ी और स्नो और बर्फ़बारी का सिलसिला अब रुक गया है। लेकिन उसके बावजूद जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं और पार्किंग लॉट के अंदर भी और तमाम मकामात पे बेतहाशा बर्फ़ जमी हुई है और इसका सिलसिला जारी है। और यहाँ के मेयर और गवर्नर ने भी जो कि होमलेस अफराद हैं उनके लिए हीटिंग सेंटर का इंतज़ाम किया है और यहाँ के जो मुतादिद मुकामी समाजी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकी देख रही हैं और शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। और लास्ट वीक जो स्टॉर्म आया था शिकागो में, उसके नतीजे में एयरपोर्ट पे मुतादिद फ़्लाइटें रोज़ाना कैंसिल हुई और स्कूलों के अंदर भी छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन आज मौसम थोड़ा स्कूल्स में छुट्टी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अंसार, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया है। सर्दी काफ़ी वहाँ पर है और बर्फ़बारी की सूरत हाल हमारे सामने थी और अंसार रिजवी ने हमें वहाँ की सूरत हाल से आगाह किया। और कनाडा में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, वहाँ पर भी काफ़ी सर्दी है और तकरीबन -13, -17 इतना टेम्परेचर वहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अजमत मुजीब इस वक्त हमें वहाँ की सूरत हाल से आगाह करेंगे। अजमत, बताइएगा कितनी सर्दी है वहाँ पर? जी, मैं टोरंटो कनाडा में मौसम की खबरों के साथ मौजूद हूँ। आज टोरंटो में 3 से 5 सेंटीमीटर बर्फ़बारी हुई है और आने वाले दिनों में मज़ीद बर्फ़बारी होने की पेशिंगोई है जो कि तकरीबन 8 से 15 सेंटीमीटर है। टोरंटो जो पिछले कई दिनों से शदीद सर्दी की लपेट में था और दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था, जो कि आज के दिन बेहतर है, -3 और 5 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। टोरंटो के अलावा कनाडा में कई शहरों जो सर्दी की लपेट में है, ख़ास तौर पे एडमिंटन, कैलगरी, जहाँ पे शदीद सर्दी चल रही है। ख़ास तौर पर एडमिंटन जहाँ पे 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है और वहाँ पे -55 दर्जा हरारत चल रहा था और इसके साथ साथ कैलगरी, वहाँ पर भी -35 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। वैंकूवर जहाँ पे मॉडरेट वेदर होता है नॉर्मली, लेकिन इस साल काफ़ी शदीद बर्फ़बारी हुई है। टोरंटो में बर्फ़बारी होने के साथ साथ मज़ीद यहाँ पे एक्टिविटीज़ में इजाफा हो जाता है। टोरंटो में शदीद सर्दी है, बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है और यही कहा जा रहा है कि मज़ीद बर्फ़बारी भी दिनों में रिकॉर्ड की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मुजीब, आपने में वहाँ की सूरत हाल से आगाह किया। और अब हम चलेंगे वापस मुदस्सिर इकबाल के पास। जी, बहुत शुक्रिया सैरिश। आज मौसम आपने पूरी दुनिया का हमें बता दिया, लेकिन आज जो हम जनवरी की 24 तारीख़ है उसको हम पूरी दुनिया में तालीम के आलमी दिन के तौर पर मनाते हैं। तालीम का हुसूल हर इंसान का बुनियादी हक है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, वो जब चाहे तालीम हासिल कर सकता है। और दुनिया के तमाम ममालिक में कायम हुकूमतें और बादशाह या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर निज़ाम पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों के लिए अच्छी और मयारी तालीम का इंतज़ाम करे। बावजूद इसके कि इस वक्त दुनिया में 24 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिनमें से 14 करोड़ 64 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। आज के दिन की अहमियत पर बात होगी, मगर पहले जान लेते हैं कि ये दिन पहली मरतबा 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एक एजेंडे के मुताबिक 2015 में तालीम के इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई गई और इसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया में तालीम के मसावी मौक़े फ़राहम वो किए जाएँ। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमीद अलवानी साहब डायरेक्टर एजुकेशन रहे हैं, अभी हालिया वो जो साबिक हम कहेंगे साबिक डायरेक्टर एजुकेशन। हमीद साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि तालीम का दिन, लेकिन पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे हैं स्कूलों से बाहर हैं और हम आज तालीम के दिन की बात कर रहे हैं। क्यों अलमिया ये? सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 25A आर्टिकल 25A कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम एज ऑफ 5 to 16 ईयर।
ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन करा। उसके बाद बावजूद आप बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। अच्छा, 2.5 करोड़ बच्चा एक तो आउट ऑफ स्कूल है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ है, उसको कहते हैं हम ड्रॉप आउट रेशियो। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें वो 2.5 करोड़ तो आपका आउट ऑफ स्कूल हो गया। इट मीन्स के शी डजंट वेंट टू स्कूल, उन्होंने स्कूल देखा ही नहीं है। अच्छा, उसके बावजूद जिसमें 65 से 70 लाख बच्चा सिंध का है, और उसमें भी सिंध का प्राइमरी ड्रॉप आउट मीन्स कि अगर कोई बच्चा इनरोल्ड होता है क्लास 1 में, 2, 3, 4 में, किसी भी वजूहत के, उसकी भी बहुत सारी वजूहतें, छोड़ के चला जाता है तो उसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं। अब ड्रॉप आउट में यह है कि इस वक्त भी प्राइमरी ड्रॉप आउट सिंध का 23% है। यानी आपका 65 से 70 लाख बच्चा सिंध का वैसे ही आउट ऑफ स्कूल है 2.5 करोड़ में से। उसके बावजूद जो स्कूल आता है उसमें से 23% बच्चा आपका ड्रॉप आउट है। फिर जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी आप हालत देखें, बिल्डिंग्स की हालत देखें, टेचर क्वालिटी की हालत देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, फीमेल टीचर की शॉर्टेज देखें, साफ पानी पीने का नहीं है, बुक्स टाइम पे नहीं मिलती, सिंटेक्स बुक्स टाइम पे नहीं पहुंचाता, फर्नीचर नहीं है, और दूसरे लेबोरेटरी ब्लॉक्स नहीं है। एंड पे जब एग्जाम होते हैं तो उस एग्जाम का मयार आपके सामने और हम लोग बातें ही करते हैं कि जी मुआशरा तरक्की तभी करेगा जब तालीम पर तवज्जो दी जाएगी, लेकिन काम सारे आइन के मुनाफी हो रहे हैं। फिर अगर आइन का आर्टिकल आप ये बता रहे हैं तो ये जिम्मेदारी फिर किस पर डालें? देखिए, टोटल जीडीपी में तो हम कुछ नहीं रखते हैं तालीम के लिए। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। ये देखें, तालीम में सबसे चीज़ प्रायोरिटी हमारी बच्चा होना चाहिए। उस तालीम में इस वक्त भी सिंध का बजट है 312 बिलियन का बजट है सिंध का 2023-24 का। उसमें बच्चा तो हम कहते हैं तालीम, लेकिन उसमें बच्चा कहीं नज़र नहीं आ रहा आपको। आप देखेंगे जो हम तो गोस्ट टीचर्स, गोस्ट स्टूडेंट्स, गोस्ट यूनिवर्सिटीज़ तक देख रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके लिए इन्होंने अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक चीज़ की है कि उन्होंने कुछ ऐसा स्टूडेंट रिट्रेसल पॉलिसी बनाई है, अटेंडेंस रिट्रेसल पॉलिसीज़, जिसमें गोस्ट टीचर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम कवर करें। लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इम्प्लीमेंटेड टीचर आता तो है, लेकिन वहाँ भी जिस तरह से टीचर को कवर किया जाता है, यानी कोई रैंडमली टीम्स विज़िट करती हैं, वो मिली हुई होती हैं, और टीचर आता है तो वो डिलीवरेंस नहीं होती हमारे यहाँ बदकिस्मती से। और इस वक्त भी हमारे पास जो सबसे बड़ा फुकदान है वो हमारे पास 1 रूम स्कूल्स हैं। 42,000 हमारे पास प्राइमरी स्कूल सिंध में हैं, जिसमें से मेजॉरिटी 42,000 के बाद सिर्फ हमारे पास, आपको हैरत होगी, 2500 एलिमेंट्री यानी मिडिल स्कूल का हैं, और 2064 स्कूल आपके हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। बहुत कम था। बहुत। आप देखें उसमें से 1 रूम स्कूल्स में फिर ये होता है कि 1 रूम स्कूल्स में आप एक गांव में अगर 1 रूम में प्राइमरी तक है और वो सेकेंडरी के लिए फिर वो दूसरे गांव जाना है या दूसरे इलाके जाना है, तो यहाँ हमारा बहुत ड्रॉप आउट होता है, क्योंकि बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, गुर्बत है, महंगाई है, फिर सीजनल क्रॉप्स हैं, फिर ये हमारे पास मेरिट का फुकदान है। लोग कहते हैं कौन सा ये बड़ा हो के ऑफिसर बनेगा, कौन सा मेरिट है। फिर बच्चियों को हम घर के कामों में लगा देते हैं, छोटे बच्चों को संभाल रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, माल मवेशियाँ संभाल रही हैं। इसी तरह बच्चों को हम दुकानों पे, मैकेनिक्स के पास, दूसरी जगहों पे काम कर लेते हैं। भाई कुछ कमाएगा, कुछ ले तो आएगा, इसने पढ़ के क्या करना है। मजबूर भी जाहिर है, वो लोग क्या करें, उनको अपने ब्रेड एंड बटर के लिए करना पड़ रहा है। अब इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके पीछे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक तो हमने कभी संजीदा नहीं लिया इस मैटर को कि भाई ये वाकई तालीम पर तवज्जो देंगे तो आगे चलकर हमारा मुआशरा बेहतर होगा, मुल्क तरक्की करेगा। अभी फौरी तौर पर इमरजेंसी बेसिस पे होना क्या चाहिए, क्योंकि अब आगे इलेक्शंस भी है, गवर्नमेंट बनने वाली है। अगर आप ये समझते हैं कि तालीम को हमें बेहतर करना है तो क्या करना होगा? देखिए, तालीम में बेहतर करने के लिए हमें बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं। सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस बहुत क्रिएट करनी होगी, हमें इसको प्रायोरिटी पे लेना होगा। हम सिर्फ लिप सर्विस पे रहते हैं कि यूँ हैं, आलमी दिन पे बात करते हैं, लेकिन हम उसकी प्रायोरिटी नहीं है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखें, उसमें भी जो कोई 2-3 इदारे जिसको वो कहती है मोस्ट करप्ट है, एजुकेशन इज़ वन ऑफ दैम। हमारे एजुकेशन में बहुत बड़ी माफियाज़ हैं, बहुत बड़ी माफियाज़ हैं, और इसमें मतलब इतना बड़ा बजट है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे अपने बच्चे तो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते हैं, मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, लेकिन देहात की हम जो चीज़ें, हम जब प्रोजेक्ट्स में वर्ल्ड बैंक के दूसरे में बैठते हैं तो हम बड़ी अंग्रेज़ी बोलते हैं, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट एंड ग्राउंड रियलिटी जो है, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसी तरह हमारे पास फीमेल टीचर फुकदान है, इसी तरह हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा, इसी तरह हम कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे हमें जाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि जो भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है उसमें फिर भी हमें कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट ओरिएंटेड है। पिछले दिनों में जैसे हमारे पास एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे अमन स्कूल जो आया था,
दादू से हमारे पास एक मेहमान है, तो उन्होंने वो शुरू किया और गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी के तौर पर, तो वो स्कूल कामयाब हो गई। आप बात सही कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि हमारे पास डोनर्स प्रोग्राम बहुत चल रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए, एजुकेशन के ऊपर भी, हेल्थ पे। तो ये एजुकेशन में क्या वजह है कि इतने प्रोग्राम्स भी बड़े बड़े चल रहे थे, इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स हम देखते हैं, यूएसएड के माजी में प्रोग्राम देखते थे, ये क्या वजह है कि हम वो नहीं कर पाए? इतने डोनर्स प्रोग्राम चलने के बावजूद भी अगर आप डोनर्स प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक के डोनर्स जो भी या दूसरे यूरोपियन यूनियन के हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसको आप वेबसाइट पे देखेंगे तो मेजॉरिटी आपको अनसेटिस्फैक्ट्री मिलेंगे, मेजॉरिटी। और हमारा पेस बहुत स्लो है, हमारा उसमें सिलसिला बहुत स्लो है, और हम ये इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेके इस डोनर्स को लेते हैं, जबकि इस वक्त भी जहाँ डोनर्स जाते हैं प्रोग्राम में, उसमें मोस्टली 2%, 2.5% इंटरेस्ट पे लोन दिया गया। डोनर प्रोग्राम डजेंट मीन कि उन्होंने को हमें फ्री में पैसे दे दिए। अच्छा। वो हमें टैक्स की सूरत में, गरीब आवाम की सूरत में हमें वापस करने होते हैं, लेकिन उसको हम बहुत इम्प्रॉपर और बहुत लेविश, क्योंकि ये बहुत बड़ी माफिया है और तमाम चीज़ें हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ है वो सिंसियर एफर्ट्स हमारे बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी हमें इसको देनी होगी, क्योंकि यही वाहिद टूल है। देखिए गरीब आदमी का, लोअर मिडिल क्लास का नहीं है अमित साहब, तो आगे कैसे प्रायोरिटी? मुझे तो नहीं लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली रेवोल्यूशनरी चेंजेस की ज़रूरत है। इसमें हमें बहुत जगह पर वालिदैन को खुद आगे आना होगा, आगे पेरेंटिंग के रोल की बहुत ज़रूरत है कि पेरेंटिंग का रोल हो, क्योंकि वो फीडबैक जो नहीं मिल रही हमें, तो अल्टीमेटली ये होता है उसमें राइट प्लेस पे राइट पर्सनस नहीं हैं। आप में बहुत देखें चीज़ों में, चाहे वो मिनिस्ट्री से लें, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में रहें, जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड है ही नहीं, जो एकेडमिक चीज़ों को समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि सिफारिश ये देखें ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी अनफॉर्चुनेटली किस तरह होती है, वो किसी ढकी छुपी नहीं है। आपका वीसी यूनिवर्सिटी का कैसे लगता है, किसी ढका छुपा, बोर्ड का चेयरमैन कैसे लगता है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। तो आपने गवर्नमेंट साइड की बात कर ली है, जो प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो भी सभी के सामने, जिस तरह वालिदैन की खाल उतारी जा रही है, बिल्कुल ये भी किसी से ढका छुपा देखिए प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइवेट स्कूल्स में भी आप देखें कि हमारे पास बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल्स का एक पूरा एक्ट है, प्राइवेट स्कूल्स एक्ट है, उसको भी हेड मॉनिटर गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, क्योंकि वो एक्ट के तहत वो प्राइवेट स्कूल को उन्होंने रजिस्टर कराना है। जब रजिस्टर कराना है तो उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो उसको फुलफिल करने हैं। उसमें असेंबली हॉल देना है, उसमें पार्क देना है, उसमें लाइब्रेरी देना है। आपने एक छोटे से रूम में स्कूलें बनाई हुई हैं और आप उसको रजिस्टर करा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात 10% फ्री लोग बच्चों को पढ़ाना है, वो नहीं कर रहे। और इसमें देखें उसको कौन रजिस्टर कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे फ्लॉज भी हैं, हम भी मिले हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं, और उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है तमाम चीज़ों को। तो अब ये तमाम ऐसे फुकदान हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में भी लोगों को इस तरीके से होते हैं, तो ये हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, एक बड़ा स्कूल है, उसने मेन कैंपस का तो अपने आप को रजिस्टर कराया है, उसके अंदर नीचे जो कैंपस है दूसरे, सपोज करें बहादुराबाद पे, क्लिफ्टन पे, दूसरी जगहों पे, सदर में, वो क्या करते हैं, उसको उन्होंने कहीं रजिस्टर नहीं करा। ऑल्दो के प्राइवेट स्कूल्स भी जो डायरेक्टरेट है वो भी जानता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये पूरा मास्टरा इसमें माफिया में है। फिर क्या होता है कि वो तमाम क्योंकि अंडर द टेबल वो टैक्स चोरी करना चाहते हैं तमाम चीज़ें, फिर वो मेन कैंपस पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स भेजते हैं, वहीं से रजिस्टर होके तमाम चीज़ें। तो ये एक बड़ा हुआ है जिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, बहुत इस पे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये बिजनेस कहलाता है सबसे प्रॉफिटेबल, बाकी सब नुकसानदेह हो गए। हमने देखा तो ये एक ऐसा बिजनेस था जो चलता रहा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, पिछले तकरीबन 25-30 साल से हमने ये फ़र्क देखा कि बहुत से लोग पहले आज जो पढ़ चुके हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते रहे, बड़े अच्छे बेहतर गवर्नमेंट स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल में चीज़ें चलती रहीं। मैं बड़े शहरों की बात, देहात में तो वन स्कूल की तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे, मैं मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल ख़त्म होते गए, नाकारा, उसमें बच्चे खुद जिनके पास कोई नहीं था वो, और एक क्लास बिल्कुल इधर बन गई कि ये प्राइवेट स्कूल की क्लास है और ये जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की क्लास है। ये क्लास डिफरेंस ने भी आप देखें इसमें तो एक तो आप देखें ना, हमारे पास एक निज़ाम एजुकेशन नहीं है। आपका एक सरकारी स्कूल है, मैट्रिक सिस्टम है, एक आपका कैम्ब्रिज सिस्टम है, एक आपका मदरसा सिस्टम है। अब आप देखें ना एक बच्चा कितना कंफ्यूज है, वो कहाँ जाए। आप देखें कि वो आया मदरसा सिस्टम है, कैम्ब्रिज सिस्टम है, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है, तो हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी भी नहीं बना सके, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आपको बताऊँ 78% बलूचिस्तान में
और 58% सिंध की बच्चियां जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। अब देखें, हम जब ये नारा, जब हम ये स्लोगन देते हैं कि पढ़ी लिखी बच्ची, पढ़ा लिखा ख़ानदान, पढ़ी लिखी माँ, तो कहाँ हम देखो हम स्लोगन से बाहर निकलें। हमें बहुत ही इस पे काम करने की ज़रूरत है, जो एक पर्सन नहीं कर सकता। इस पूरे माशरे को, इसको सेंसिटिव गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट को अपना रोल सिंसियरली और ऑनेस्टली से प्ले करना चाहिए। पेरेंटिंग का भी रोल है, क्योंकि पेरेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा फुकदान है हमारे यहाँ। अवेयरनेस की कमी है, प्रायोरिटीज़ नहीं है, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, बहुत स्टंटेड। आपको मैं बताऊँ, स्टंटेड चाइल्ड आपका WHO कह रहा है कि 40%, ओवर 40% आपका पाकिस्तान में स्टंटेड चाइल्ड है, जिसमें 45 to 50% सबसे हाईएस्ट सिंध में स्टंटेड चाइल्ड है। अब हम स्टंटेड चाइल्ड में आप अंदाज़ा देखें कि हम समझते हैं कि उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन उसकी मेंटली ग्रोथ नहीं हो रही। वो बच्चा आपका आगे जाके कैसा compete करेगा, उसका IQ लेवल क्या होगा। तो ये वो और यही देखें, ये बच्चे आपके हमारे इस कौम के बच्चे हैं। इस बच्चों के ये आगे का मुस्तकबिल है, मेहमान है। इस पर हमें बहुत सिंसियरली थे इस पे काम कर। मैं कहता हूँ बाकी आप सब चीज़ें करें, लेकिन 2-3 डिपार्टमेंट, हेल्थ है आपका, लॉ एंड ऑर्डर है आपका, होम है, एजुकेशन है, यहाँ जीरो टॉलरेंस। एग्जैक्टली, यहाँ तो अच्छा, इसमें पेरेंट्स का भी किरदार एक है। मैं चाहूँगी उस पर भी थोड़ी सी रोशनी आप डालें, ताकि उनको भी तो पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, पेरेंटिंग का किरदार बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमें अपने बच्चों की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती, हमें अपने बच्चों से कम्युनिकेशन गैप होता है। बच्चों को देख के बोलते हैं कि इसने ये किया, तुम भी ये कर लो, भले वो बच्चा वो नहीं करना चाहता, लेकिन हमने उसको प्रेशराइज करना है। सरिश, आप बात करें कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पेरेंट्स जिनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, वो ये सोचते हैं वो तो मजबूर है, पढ़ाना ही नहीं है, वो तो ये सोचते ही नहीं है, और उनके वो सिर्फ वर्कशॉप से लेकर तो मांगने तक। देखिए, लेकिन यहाँ पे बात मसला ये मुदस्सिर, वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि ऐसे बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हो। जब वो ही नहीं करे तो वो तो मजबूर है। लेकिन मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि जो कि बच्चे जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं और अपनी मर्जी की करना चाहते हैं, उनको भी प्रॉब्लम में डालते हैं। हमारे पास एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कैरियर गाइडेंस की है। एक तो पेरेंटिंग का रोल नहीं है हमारे पास, कैरियर गाइडेंस भी नहीं है हम, और दूसरा हमें कंपटीशन बहुत है। उसका बेटा डॉक्टर हुआ है, उसने ऐसा किया है, तुमने क्यों नहीं किया। और ये जो तमाम चीज़ें ना, हमारे पास कैरियर गाइडेंस है। एक दफ़ा कहीं कहीं ये भी हो रहा है कि पेरेंट्स बेचारे अपना पेट काट के खर्च भी कर रहे हैं, और उसके बाद बच्चा भी मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर उसने क्लिफ्टन जाना है और वो चल रहा मलीर की तरफ है, तो उसने क्लिफ्टन मिलना ही नहीं है। तो कैरियर गाइडेंस की भी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है, पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरत है। हमें पेरेंट्स बिल्कुल अवेयर नहीं है कि वो बच्चे क्या पढ़ते हैं। कभी हम बैग चेक करने की ज़रूरत है, हम पेरेंट टीचर मीटिंग का रूरल एरियाज़ में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये तमाम जो फुकदान है, कलेक्टिवली एफर्ट होगी, हर तरफ से होगी, तो चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये हमारी तरजीहात में शामिल होगा तो ही कुछ ठीक हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमीद साहब, आप तशरीफ लाए और आपने अपना वक्त दिया। और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल और सैरिश ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।